तो स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? जरा कंफर्म करें। हेलो। यस सर। कनेक्टेड हो ना? ओके सर। अच्छा सर, देखो हम लोग इनकम टैक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा, इनकम टैक्स क्लास में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। एडवांस लेवल में फ्रेश टॉपिक क्या है सर? फ्रेश टॉपिक है आदर्श सोर्स का टॉपिक। ऐसे मैं बेसिक्स स्टार्ट करूंगा सर, ठीक है? आई थिंक न्यू ईयर से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सुबह जी। अच्छा, बेसिक्स तो जब करेंगे तब फिर से बेसिक्स क्या स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल डिस्कशन जो चल रहा था, जैसे कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो पीजीपीपी कंप्लीट किए हैं सर, अब हम लोग अदर सोर्स के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, सुन सुन के दिमाग खराब हो चुका होगा आप लोगों का। 5 हेड्स 5 हेड्स, अरे क्या 5 हेड दिमाग खराब करता है। अब क्या करें सर, बना दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ने बनाया 5 हेड, तो 5 हेड को तो जानना ही है। तो जैसे सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, पीजीपीपी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया, वैसा ही एक हेड है सर आदर्श सोर्स। मतलब सिंपल बात है कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलता उसे आदर्श सोर्स में लिया जाता है। मतलब जिसका कोई घर नहीं उसे आदर्श सोर्स के अंदर काउंट किया जाता है। डिपार्टमेंट का बड़ा सिंपल सा सोच है। डिपार्टमेंट का मानना है कि भाई अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, कि ये सैलरी से कमाया, कि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाया, कि ये आपका कैपिटल एसेट बेच के कोई कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है? तो डिपार्टमेंट एक सिंपल सा आइडिया लेता है कि भाई एक काम करते हैं, इसको अदर सोर्स में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के अदर सोर्स में डाल दें, नॉट लाइक दैट। डिपार्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया में जो फिट होते हैं उसको वो अदर सोर्स में डालते हैं, ठीक है? तो आइडेंटिफाई द इनकम ऑफ एसएससी, ठीक है? अब आइडेंटिफाई क्यों करता है? क्योंकि आइडेंटिफाई करेगा तभी ना टैक्स कलेक्ट करेगा हमसे। तो आइडेंटिफाई कर पाएगा तब टैक्स कलेक्ट करेगा। अब कुछ पॉपुलर है, जैसे मानो डिविडेंड इनकम। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर पॉइंट इज डिविडेंड इनकम। मतलब जो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना सर, कंपनी में, तो कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें क्या इनकम होता है? डिविडेंड इनकम होता है ना? जैसे हम लोग अगर किसी को लोन देते हैं तो उसका इंटरेस्ट इनकम आता है। सिमिलरली अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड इनकम होता है। तो ये डिविडेंड इनकम कहाँ आता है सर? ये डिविडेंड इनकम हम लोग ना तो सैलरी में देखते हैं, ये डिविडेंड इनकम ना ही हम लोग पीजीपीपी में देखते हैं। डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन भी नहीं है, डिविडेंड इनकम आदर्श हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो फिर डिविडेंड इनकम को कहाँ ट्रीट किया जाए? आदर्श सोर्स में। और भी कुछ पॉपुलर है, जैसे मानो अगर आपने लॉटरी जीता, केबीसी जीत लिया, हाँ सर, दादागिरी जीत लिया, ठीक है? दादागिरी बंगाल का एक बड़ा फेमस शो है सर, सौरभ गांगुली करते हैं क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है? तो जो भी हो, मतलब जो बेसिकली इस तरह का क्विज कॉन्टेस्ट हो या केबीसी टाइप गेम्स हो, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके कोई पैसा आपको मिले, लॉटरी से पैसा जीत गया आपने, ठीक है? या फिर डिविडेंड से कमाया आपने, ठीक है? या फिर आपका मानो एग्रीकल्चरल इनकम है, फॉरेन लैंड है आपका, वहां से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है? वेराइटीज ऑफ और भी चीजें हैं, ठीक है? मैं आपको लिस्ट सुनाऊंगा, धीरे धीरे आएंगे सर। काफी बड़ा लिस्ट है, तो लिस्ट समझना जरूरी है कि अगर आइडेंटिफिकेशन ये हो जाए कि भाई ऐसा इनकम और कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो सारे के सारे हेड बहुत वाइटल है। जैसे हम लोग इससे पहले जिन लोगों का सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन कंप्लीट हो चुका है, वो ये सब चैप्टर को रिवाइज करना चालू करें। जिसका सिर्फ 2 हेड हुआ है वो 2 हेड करे, जिसका सिर्फ पीजीबीपी हुआ है वो पीजीबीपी को भी रिवाइज करते रहे। जरूरत पड़ने से बैकअप लेके वो सारे के सारे रिवाइज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन जितना अच्छा वो खुद पढ़ेगा उसके लिए उतना अच्छा है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग आदर्श सोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, आप आदर्श सोर्स में फोकस करें, ठीक है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 हेड में से एक हेड आपके लिए बनाया, जिसका नाम है आदर्श सोर्स। सेक्शन वाइज चलो सर, आज क्या करेंगे सर? आज हम लोग आपको पहले तो ये बताएंगे कि आदर्श सोर्स क्या है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह ये सब लिखना है। प्रोफॉर्मा के बारे में बात करना है, मतलब आदर्श सोर्स का कंप्यूटेशन करने के टाइम पे हमें किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? जो डिपार्टमेंट ने बता के रखा है।
तो वही फॉर्मेट के अंदर हम लोग ये भी देख लेंगे पढ़ते पढ़ते कि भाई क्या क्या इनकम है जिसको हम लोग अदर सोर्स में कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। कुछ टैक्स रेट के बारे में भी बात कर लेंगे सर। ठीक है, कि अदर सोर्स में टैक्स रेट कुछ अलग है या नहीं। ठीक है, या फिर स्लैब में आता है, मतलब स्लैब मतलब वही जो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, मतलब स्लैब में आता है कि कुछ अलग रेट भी बैठता है। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन है आज का। ठीक है, आज बेसिकली एक ओवरव्यू डिस्कशन है आदर्श सोर्स के बारे में जानकारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग आदर्श सोर्स में डीप डाइव करेंगे सर, जैसे हर चैप्टर में करते हैं। यू ऑल नो दिस थिंग्स। ठीक है सर, चलो स्क्रीन शेयर करें फिर। ओके, मुझे इतना कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है सर? हेलो, स्क्रीन शेयर है ना? सर कनेक्टेड हो कि नहीं आप लोग? बीच बीच में आवाज दे दीजिएगा। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके सर, इतना तो ऐसा ठीक है सर। क्या है ना सर, पूछना इसलिए पड़ता है क्योंकि बाद में पता चलता है कि मैंने पूरा क्लास कंप्लीट करा दिया, फिर बाद में पता चला कि स्क्रीन ही शेयर नहीं है। ऐसा हुआ है, मतलब आधा घंटा ओवर हो चुका है, कोई कुछ बताया नहीं। वो सोचता है कि सर तो ऐसे ही बोलता रहता है, बोल रहा है। ऐसा मैम के क्लास में भी एक बार हुआ था, 2-3 बार, तो फिर वो वीडियो बाद में बेकार हो जाता है, रिविजन्स के लिए बहुत ही बेकार हो जाता है। अच्छा देखो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अंदर क्या क्या जानना है। बेसिकली देखो, मैं आपको जो इतना देर से सिंपल भाषा में समझा रहा था, वही सिंपल भाषा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में जब बात करेंगे तो यही बात करना पड़ेगा सर। हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे इनकम को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बताते हैं किसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को या सीएमए को, कि भाई आप लोग जाओ आइडेंटिफाई करो अदर सोर्स इनकम को। तो आइडेंटिफाई द इनकम व्हिच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Examine the transactions of receipts of money and property without consideration or for inadequate consideration। मतलब ये कौन सा बात हो गया सर, ये गिफ्ट वाला टाइप हो गया। ठीक है, अगर कोई किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर आप कर रहे हो और विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन इन द सेंस, सर विदाउट कंसिडरेशन इन द सेंस कि बिना पैसे का, मतलब आपके पास 10 लाख का प्रॉपर्टी है, आप किसी को फ्री में दे रहे हो, तो विदाउट कंसिडरेशन हुआ ना। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई किसी को दे रहा है तो क्यों दे रहा है? इनकम टैक्स छोड़ेगा नहीं किसी को भाई, क्यों ट्रांसफर हो रहा है? क्या टैक्स बचाने का कोई चक्कर तो नहीं है? क्या कुछ डुप्लीकेसी तो नहीं है? हाँ, एसेट का वैल्यूएशन को कम करने का कोई इरादा तो नहीं है? ठीक है, तो देखेगा, अगर उसको रिजनेबल नहीं लगेगा तो सवाल जवाब पे उतर आएगा, और क्या, बुलाएगा आपको, चिट्ठी भेजेगा, जाना होगा, बहुत चक्कर काटना पड़ता है जब अगर आप कोई गलती करता है तो। ठीक है, ऐसे ऐसे इनकम के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इनकम का प्रूफ नहीं दे पाते तो वो भी आधा सोर्स में आ जाएगा कि भाई कहाँ से कमाए, इनकम का सोर्स क्या है आपका। अगर सोर्स का पता नहीं, आता नहीं, तो फिर गड़बड़। ठीक है, तो ये आधा सोर्स चैप्टर हम लोग को ये भी बता देगा कि जो सोर्स ऑफ इनकम को हमें आइडिया नहीं है, ठीक है, या फिर हम आइडिया तो सबको होता है कि भाई मैं कहाँ से इनकम करता हूँ, लेकिन अगर वो सोर्स मतलब लेजिट सोर्स नहीं है, अगर उसको बताने लायक सोर्स वो है नहीं, तो फिर वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, examine the transactions of receipts of money and property without consideration or for inadequate consideration। जैसे रिसेंटली वीडियोकॉन ग्रुप का केस सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, मैं लास्ट दिन पे बता रहा था मैं कल के क्लास में कि किस तरह से 5 करोड़ का प्रॉपर्टी को 11 लाख में कंसिडर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाता है, अगर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू 5 करोड़ है और 5 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर कोई 11 लाख में, 10 लाख में ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव करता है, तो वो इनएडिक्वेट रिसीप्ट क्या सच में आपका इनकम है या नहीं, या फिर अगर इनकम है तो किस हेड में जाएगा। मतलब देयर आर 5 हेड्स, ऑल नो सर, है ना, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये हम लोग हर चैप्टर में बताते हैं आपको एक बार करके। ईच एंड एवरी चैप्टर में हेड्स ऑफ इनकम का याद तो दिलाना ही पड़ता है मुझे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सैलरी हेड है ना, जो सबसे पॉपुलर में से है। ऐसे हर कोई पॉपुलर है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कौन ज्यादा पॉपुलर। पॉपुलर का क्या, जितना इनकम का सोर्स है उतना सारा पॉपुलरिटी है। तो सैलरी हेड जो सेक्शन 15 से 17 का एरिया है,
हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 का एरिया कवर करता है। पीजीबीपी 28 से 44 एई तक का एरिया कवर करता है। कैपिटल गेन 45 से 55 का एरिया कवर करता है। और हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं सर वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। ये कौन सा एरिया कवर करता है? ये 56 से लेके 50, क्या है सर, 59। हाँ सर, मैक्सिमम एरिया 59 तक ही कवर करता है। तो देखो सर 56 से लेके 59, तो ये 57 58 अलग उसी पॉइंट में है बट थोड़ा अलग बात करता है। तो 56 बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या? चार्जिंग सेक्शन इन द सेंस कि भाई कौन सा इनकम को टैक्स में चार्ज करेंगे और किसको नहीं करेंगे, उसको फाइंड आउट करना। ठीक, जैसे हम लोग पीजीपीपी में जब करते हैं तो उसमें भी 28 के तहत कर रहे थे। सैलरी में अगर किए हैं तो 15 सेक्शन 15 के तहत किए हैं। तो जो लोग ये सब चैप्टर अभी नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ लेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो 28 हो, 15 हो, 22 हो, अदर सोर्स के केस में वो 56 है। ठीक है। डीमिंग प्रोविजंस, डीमिंग प्रोविजंस क्या है? मतलब मान लेंगे भाई ये इनकम है। डीमिंग क्या होता है? जो मान लिया जाता है। ठीक है, तो डीमिंग प्रोविजंस कहाँ बोला गया सर? 59 पे बोला गया। अच्छा, डिडक्शंस तो यहाँ पर भी मिलता है सर, चैप्टर डिडक्शंस। सर एक होता है पूरा इनकम टैक्स का डिडक्शंस, जो ध्यान से बात को समझना सर। एक होता है पूरा इनकम टैक्स का डिडक्शंस। इनकम टैक्स का डिडक्शंस मतलब जो जीटीआई से आपको माइनस करने का मौका मिलता है। कल आपको एक क्वेश्चन कराया था पीजीपीपी में, ये स्टडी वाला क्लास जो लोगों ने किया। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया बाद में कर लेना सर, लेकिन अभी समझो जीटीआई जो भी आपका हो, ठीक है, वहां से आपको डिडक्शन देने का मौका मिलता है, जिसको हम लोग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C बोलते हैं, 80C टू 80U। ठीक है, ये जो डिडक्शंस है ये पूरा इनकम टैक्स का डिडक्शंस है। मतलब पूरा इनकम टैक्स में सारा का सारा इनकम कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद, मतलब जितना सारा हेड से आप कमाते हो, ध्यान से सुनना बात को, जितने सारे हेड से हम कमाते हैं, जैसे सैलरी हेड से कमा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकता है हमारा, पीजीपीपी से इनकम हो सकता है हमारा, है ना, ऑब्वियसली कैपिटल गेन से इनकम कर सकते हैं, अदर सोर्स से भी इनकम कर सकते हैं। अब मानो किसी का कोई भी 2 हेड से इनकम है, जरूरी नहीं कि हर एक इंसान का हर एक हेड से इनकम हो, जरूरी नहीं है सर। ठीक है, लेकिन एनी टू, एनी वन, ठीक है, एनी वन सोर्स हो सकता है, एनी टू हो सकता है। हाँ, आजकल जैसे आप देखना यूट्यूब वगैरह पे बड़ा एडवर्टाइजमेंट देता है, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे बोलते हैं कि माई सेकेंड इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट इनकम क्या है? मानो जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, ज्यादातर तो जॉब मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो अलग बात कि जब जॉब नहीं मिलता तो कुछ तो करना पड़ता है। बट ज्यादातर लोग कैसे हैं सर हमारे सोसाइटी में, कि भाई एक जॉब मिल जाए, जिंदगी सिक्योर हो जाए, ठीक है, और क्या चाहिए। हाँ चलो ठीक है, सबका मेंटेलिटी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो सैलरीड पर्सन का संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब संख्या तो बिजनेसमैन का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इतना जॉब है नहीं, वो अलग बात। बट मेंटेलिटी वाले लोगों का बात कर रहा हूँ, तो सैलरीड पर्सन जितना भी है, चाहे वो 5,000 कमाए या 5 लाख, सैलरीड पर्सन 5,000 भी कमा सकते हैं, 5 लाख तक भी कमा सकते हैं, हाँ, मंथली बेसिस। तो अब सवाल उठता है, आजकल एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि सेकेंड इनकम से मैं अच्छा कमा लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इनकम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा करने का जरूरत नहीं है, आई ऑल्सो हैव सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम मतलब वो बेसिकली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, यार सुबह ही मैं किसी एडवर्टाइजमेंट में सुन रहा था, तो एक स्मॉल केस बोल के एक कंपनी है, वो बेसिकली आपको पोर्टफोलियो गाइड करने का बात करता है। ठीक है, कि हम लोग रेडीमेड पोर्टफोलियो बना के देते हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास करके लगाइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी इनकम करेंगे, इस तरह का बात करते हैं। तो जो भी हो, लेकिन अब ये स्टॉक मार्केट से क्या कमाएगा? स्टॉक मार्केट से 2 तरह का इनकम होता है, या तो कैपिटल गेन कर लेगा या तो डिविडेंड कमा लेगा। मतलब शेयर खरीद के, शेयर मानो 100 में खरीदा, 500 में बेचा, तो 400 टका करके जो गेन हुआ ना, ये कैपिटल गेन है। लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करने के कारण कंपनी आपको हर क्वार्टर में, हर ईयर में डिविडेंड देता है। अब ये डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है सर, चाहे आप सैलरी हेड से कमाओ, चाहे आप रेंट देके कमाओ, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी किस चीज का बात करता है? रेंटल इनकम का बात करता है। रेंटल इनकम इन द सेंस आपका घर है, भाड़े पे लगा देते हैं, जैसे सिटी में लोग, बहुत लोग ऐसा काम करता है, ज्यादातर शहरों में जो पुराने लोग हैं उस शहर का, ठीक है, उनके पास घर है, तो वो क्या करेगा, जो बाहर से लोग शहर में आते हैं इनकम के लिए, उनको घर रहने के लिए घर चाहिए, वो रेंट पे दे देता है, या बिजनेस करने के लिए घर चाहिए, वो रेंट पे दे देता है। ठीक है, और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स बहुत बड़ा सोर्स है। पीजीपीपी का सोर्स, भाई कोई भी बिजनेस कर लो, प्रोफेशन कर लो, प्रोफेशन का आपको पता ही है सर, सीए 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 में तो है ही,
इसके अलावा लॉयर्स है, चार्टर्ड इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट है, कौन नहीं है प्रोफेशंस में जो अपना नॉलेज शेयर करके कमाते हैं। सिंपल बात है, प्रोफेशनल तो ऐसे होता है ना, स्पेशल स्किल्ड है, स्पेशल स्किल को यूज करके इनकम करते हैं। और बिजनेस मतलब कोई गुड्स हो, है ना, या फिर कोई सर्विस हो, उसको सर्विस देके या गुड्स प्रोवाइड करके आप इनकम करते हैं। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ऐसा है कि आप चारों चारों हेड से कमाओ, 2 हेड से कमाओ, 3 हेड से कमाओ, सारे हेड को टोटल करो। टोटल करने के बाद आपको एक डिडक्शंस दिया जाएगा। तो जिस डिडक्शंस को हम लोग टोटल इनकम के ऊपर डिडक्शंस में बात करते हैं, इसको हम लोग डिडक्शंस इन चैप्टर 6 बोलते हैं सर। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दे सर, डिडक्शन अलाउेबल में यहाँ पर जो बात है, डिडक्शन अलाउेबल एंड डिडक्शन नॉट अलाउेबल, ये कौन से डिडक्शन का बात करें सर? ये चैप्टर के अंदर का डिडक्शन का बात करें। मतलब सैलरी इंडिविजुअल लेवल में या अदर सोर्स इंडिविजुअल लेवल में आपको कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ डिडक्शंस को अलाउड नहीं करता है। जैसे हम लोग पीजीपीपी में भी रिसेंटली जो लोग पीजीपीपी कंप्लीट किया, ठीक है, कल ही हम लोग पीजीपीपी का क्लास कंप्लीट किए कंप्लीट वे में, तो आप लोग वहां पर भी देखे होंगे कि कुछ डिडक्शंस नॉट अलाउेबल के बारे में सेक्शन 40 में डिस्कस हुआ था और डिडक्शंस अलाउेबल के बारे में 30 से लेकर 37 में डिस्कस हुआ था। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में अदर सोर्स के अंदर भी हम लोग ऐसा ही पॉइंट पढ़ेंगे जहां पर सेक्शन 57 आएगा जो हमें डिडक्शंस अलाउेबल के बारे में बात करेगा। मतलब अदर सोर्स चैप्टर के अंदर आपको डिडक्शंस मिलने वाला है। और 58 भी आएगा जो आपको क्या बताएगा सर? डिडक्शंस नॉट अलाउेबल, मतलब अदर सोर्स बोलेगा कि भाई ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब डिडक्शंस मिलने से सुविधा ये होता है कि टैक्स अमाउंट कम हो जाता है और डिडक्शंस ना मिलने के कारण आपको टैक्स अमाउंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब इनकम ज्यादा हो जाएगा। और क्या, इनकम ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा, इनकम ज्यादा होने से टैक्स ज्यादा, इनकम कम होने से टैक्स कम। तो बंदा तो हमेशा कुछ ढूंढता रहता है ना। जैसे गाना है ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मतलब डिडक्शंस को ढूंढता है हमेशा, भाई कहाँ डिडक्शंस मिलेगा, कहाँ डिडक्शंस मिलेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बैलेंस करके आपको डिडक्शंस लेने का मौका जरूर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आप उस डिडक्शंस का मौका को यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये अलग बात। अब टैक्स कंसल्टेंट का यहीं पर तो खेल है, वो एक क्लाइंट को इसी तरह से हेल्प करता है। ठीक है सर, ये तो चलो सर एक छोटा सा मैं बात आपको कर दिया, लेकिन अब आप लोग ना हेडिंग करो सर, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो और चलो मेरे साथ थोड़ा सा लिखना चालू करो, कुछ बेसिक नोट डाउन कर लो सर। सर समझ में आ रहा है ना? सर समझाए कहाँ, तो कहानी सुना रहे थे। ओके सर, चलो अब थोड़ा लिखो तो कहानी भी समझ में आएगा। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? हेलो, शॉर्ट में क्या कहते हैं सर? IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अदर सोर्स ही लिखो, सोर्सेस ना भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन क्या है? ओवरऑल डिस्कशन 56 से 59 का। ठीक है सर, अब जरा लिखिए यहाँ पे। एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, an income is chargeable under the head other source if the following condition satisfied। कुछ कंडीशंस के बारे में लिखा रहा है सर, अगर वो कंडीशन फुलफिल होता है तो हम उस इनकम को अदर सोर्स में काउंट करेंगे, इफ द फॉलोइंग कंडीशन satisfied। अब आप सोच रहे हैं सर ये फॉलोइंग कंडीशन क्या है, लिखना जरूर सर, हाँ लिखना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं काफी स्टूडेंट के बारे में सुन रहा हूँ आजकल, वो लिखता नहीं है, नोट डाउन नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है और उसको लगता है कि सुनने से काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है जानते हो? जब एग्जाम टाइम आता है ना, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, अगर आप खुद से कुछ कॉपी नहीं किए, तो आप बहुत जोर का फंसोगे। क्यों जानते हो?
एक तो आपका याददाश्त कम हो जाएगा क्योंकि आप लिखे नहीं, ठीक है, और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि चलो सुन लेते यार काफी है। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं होता सर, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, सुनाना नहीं पड़ता। तो लिखने का आदत रखने से आपका खुद का नोट भी बनेगा, और खुद के नोट के साथ साथ उसका मतलब आप जिस तरह से लिखते हो ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपका लिखा हुआ चीज आपको ज्यादा याद आता है कंपेयर टू किताब में लिखा हुआ चीज आपको कम याद आता है। ध्यान रखिएगा बात का। किताब में कोई भी चीज लिखा हुआ हो, ठीक है, वो चीज आपको याद कम ही आएगा कंपेरेटिवली। अगर आप उस चीज को एक बार लिख लेते हो ना, तो वो कंपेरेटिवली ज्यादा याद आता है। ये स्टडी से पता चला है सर, ठीक है, इसलिए लिखने का आदत जरूर रखें। अच्छा, तो लिखे सर कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम उसे अदर सोर्स में डील कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी एन इनकम। सर ये क्या बात हुआ, इनकम टैक्स में इनकम नहीं होगा तो और क्या होगा। सर फिर भी लॉ ना, इनकम टैक्स मतलब क्या लॉ है, तो लॉ ऐसा ही बात करता है। हाँ, गुड्स मीन्स गुड्स, हाँ, एसेट्स मीन्स एसेट्स, ऐसे ऐसे बात आपको लॉ में ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। जो भी हो, तो देयर मस्ट बी एन इनकम, लेकिन इनकम किस तरह का, ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देयर मस्ट बी एन इनकम, बट किसा कैसा इनकम रे बाबा। सर रेवेन्यू इन नेचर। अब अगेन अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या, मुझे बताओ सर। अकाउंटेंसी में आप लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलो ना। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, हेलो, है ना सर। तो कैपिटल नेचर का होने से हम उसे आधा सोर्स में काउंट नहीं करते। कैपिटल नेचर का होने से हम उसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल नेचर का जो इनकम है उसको कहाँ ट्रीट किया जाता है बोले तो, उसका हिसाब किताब कैपिटल गेन में होता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर बिजनेस में तो रेवेन्यू नेचर होता है, तो ठीक है, बिजनेस में रेवेन्यू नेचर का होता है, इट्स ट्रू। लेकिन पहला बात है कि वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। कैपिटल नेचर मतलब मानो आपके पास कोई एसेट है, आप एसेट को बेच दिए, ठीक है, एसेट बेच के आपको कुछ इनकम हो गया, तो वो कैपिटल गेन में जाएगा सर, ठीक है, वो अदर सोर्स में नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए बोला कि देयर मस्ट बी इन इनकम, बट इनकम जो है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। सच इनकम इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड इनकम। अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है तो फिर ऑब्वियसली अदर सोर्स में ट्रीट तो नहीं करेंगे। और एक पॉइंट कहता सर है, बोर्ड हाँ बोलो, बोल, बुझला मैं। इसने कुछ कहा, बोर्ड नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। হ্যাঁ স্যার বোর্ডটা দেখা যাচ্ছিল না এখন যাচ্ছে अच्छा, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी मतलब पीजीबीपी लिख लेते हैं, पीजीबीपी, और क्या होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग में कहानी सुनाते सुनाते कि सर जिसका कोई घर नहीं, उसे आधा सोर्स में पनाह मिलता है, ठीक है। तो वैसा ही बात है सर, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, अंडर दी हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी और सीजी कैपिटल गेन, ठीक है। तो जिसे कहीं जगह नहीं मिला उसे हम लोग आधा सोर्स में डील कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे, तब ये हो गया कैपिटल गेन रिलेटेड एक सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम लोग पूरा अभी धीरे धीरे लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब लिस्ट को बताने के लिए एक काम करते हैं सर, फॉर्मेट में आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेट में आ जाते हैं, मतलब प्रोफार्मा बनाते हैं आप, ठीक है। तो प्रोफार्मा में क्या होगा, आपको आधा सोर्स कैलकुलेट करने का तरीका भी पता चल जाएगा, और बीच बीच में हम लोग उसके बारे में जो डिटेल्स है उसको भी धीरे धीरे बात करते करते आगे ये भी पता चल जाएगा कि भाई अल्टीमेटली हमें आधा सोर्स में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं अगर आपको मैं चलो लिखाते लिखाते ही बात करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इतना तक तो सबको हो गया होगा। मतलब ये 3 कंडीशन बहुत जरूरी होता है, जो किसी हेड में नहीं आया हो, जो एग्जेम्प्टेड इनकम ना हो, जो रेवेन्यू नेचर का हो, ऐसा इनकम को ही हम लोग नॉर्मली अदर सोर्स में रखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लंबा लिस्ट है, डिविडेंड है, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, विनिंग है, ठीक है, डिविडेंड है, विनिंग है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह है, ठीक है, गिफ्ट का भी एक बहुत विदाउट कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं आधा सोर्स का, हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स, जस्ट एक आइडिया के लिए, फिर धीरे धीरे सारे पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं फॉर्मेट में आता हूँ सर। से फॉर, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे यहाँ पर लिख के रखो। बाद में हम लोग हर एक चीज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर चीज में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस पॉइंट्स है, डिविडेंड के बारे में तो चर्चा करना ही है, ठीक है, डिविडेंड इनकम, ठीक है, वन ऑफ द वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन इन अदर सोर्स, ठीक है, अदर सोर्स का सबसे फेमस में से एक है डिविडेंड इनकम। मतलब बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हमेशा डील किया जाता है अदर सोर्स में। अच्छा, डिविडेंड इनकम के अलावा और क्या इनकम हो सकता है जो अदर सोर्स में बहुत पॉपुलरली नोन है सर? जैसे मानो विनिंग, ठीक है, विनिंग, ठीक है, विनिंग 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 लाइक विनिंग क्या, जैसे विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, हाँ सर, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, लॉटरी, लॉटरी लॉटरी का बड़ा आजकल चल रहा है सर, बहुत चलता है जिधर देखो। और वेस्ट बंगाल में आजकल इतना लॉटरी का दुकान दिखना चालू होता है सर आजकल, मतलब जिसको देखो, मतलब क्या पता, मतलब वो आजकल बहुत खबर आता है कि इस एरिया में वो करोड़पति बन गया। हाँ, पहले चाय का ठेला लगाता था, अभी करोड़पति बन गया। अब ये सुन के ही सब एकदम लाइन लगा रहे हैं, एकदम लॉटरी टिकट के लाइन दुकान के सामने। मतलब ये इतना वायरल हो रहा है ना ये सोशल मीडिया पे, सब एकदम लाइन लगा के लॉटरी का टिकट काट रहे हैं। अरे खरीद लेते हैं अगर लग जाए तो। सब विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, लॉटरी, और क्या होगा, बेटिंग, हाँ, विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो, टीवी गेम शो, टीवी गेम शो मतलब वही केबीसी टाइप्स, या फिर जो लोग आजकल मोबाइल गेमिंग भी होता है ना, हाँ, वो भी मोबाइल में क्या क्या सब होता है, मैं अपना गेम नहीं खेलता, वो एक जमाने में चलता था, क्या नाम था, पबजी, फिर आपका क्लैश ऑफ क्लैन, और क्या क्या नाम है, हाँ, सब उतना याद नहीं रहता मुझे, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। वैसे आजकल कौन सा गेम बड़ा पॉपुलर है मोबाइल में, आप लोग खेलते होंगे क्या? टीवी गेम शो, और क्या लिया जाए, अच्छा वो आईपीएल वगैरह में लोग करते हैं ना, क्रिकेट में क्या है उसका नाम, ड्रीम इलेवन टाइप्स, हाँ, वो बेटिंग में आता है, ड्रीम इलेवन टाइप्स एक्सेट्रा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सभी विनिंग का अलग अलग एग्जाम्पल है। ये सब भी आधा सोर्स में डील किया जाता है, और एक मजा का बात है, इसमें टैक्स रेट ना 30% चलता है, फ्लैट। आगे बताऊंगा, ऐसे अभी टैक्स रेट के बारे में डिटेल चर्चा करना है। अच्छा, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मानो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोल के एक कॉन्सेप्ट है। मतलब मानो कि अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ध्यान से बात को सुनना, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, हेडिंग लिखना सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो समझते हैं ना सर आप लोग, शेयर, डिवेंचर, हाँ, ये सबको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज तो कहते हैं। कंपनी लॉ में भी हम लोग पढ़े हैं सिक्योरिटीज के बारे में। अगर आप ये चैप्टर देखोगे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, अरे आईपीओ वगैरह के आने के बारे में जो प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ोगे, या फिर शेयर कैपिटल डिवेंचर का चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर भी हम लोगों ने सिक्योरिटीज के बारे में चर्चा की है सर। सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर मानो आपने सिक्योरिटीज में पैसा डाला, डिवेंचर वगैरह में, वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, तो एक बात है सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर ये आपका बिजनेस है, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे काम करते हो, स्टॉक इन ट्रेड मतलब समझ रहे हो सर, मतलब इंटरेस्ट में बिजनेस करते हो आप। काफी लोग हैं सर जो मार्केट में बिजनेस करते हैं, ये सब चीजों का मतलब वो इंटरेस्ट में डील करता है, मतलब उसका काम ही है इंटरेस्ट में ट्रेडिंग करना, इंटरेस्ट का बढ़ना गिरना, इसमें ट्रेड करना, ठीक है। तो जिसको हम लोग
सिक्योरिटी मार्केट में भी देखते हैं, चाहे वो डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में हो, या फिर इंटरेस्ट पे हो। ठीक है, अगर कभी आप लोग एनएससी के साइट में जाओगे ना, तो आपको अलग अलग डेरिवेटिव मोड दिखेगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव भी आता है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव भी आता है, शेयर सिक्योरिटी तो है ही। ठीक है, शेयर डिवेंचर वगैरह तो है ही। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ये सब आपके लिए एक स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, तो ये आपका पीजीबीपी है। मतलब इसका अगर आप रेगुलर बेसिस में करते हो और ये आपका बिजनेस है, ठीक है, तो ये पीजीबीपी है। नेचर देख के समझ में आ जाएगा सर। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट की तरह करते हो, तब आपका इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ये आपको आधा सोचने आएगा। तो नेचर समझना पड़ता है कि सेम टाइप ऑफ इनकम हो सकता है कि वो पीजीबीपी भी हो सकता है कि आधा सोर्स भी हो सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट। कि अगर आपका ये बिजनेस टाइप ऑफ एक्टिविटी हो गया, तो आपको उसे बिजनेस में डालना पड़ेगा। और अगर ये आपका बिजनेस नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये तो आधा सोचना है। मैं जस्ट अभी एग्जांपल लिखा रहा हूँ, अभी बहुत सारा पॉइंट है जिसमें डिटेल्स में भी बात करेंगे आगे आगे, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, आप क्या हो सकता है, डिविडेंड इनकम हो गया, विनिंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह में भी आपको मैं थोड़ा सा फर्क बता दिया। डिविडेंड में बहुत लंबा चर्चा होगा सर। अच्छा, कितना पॉइंट था वहां पर? तीन 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 तीन। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हाँ बोलो। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। हाँ हाँ, वो सब भी आएगा सर, आएंगे। हाँ, 4 पॉइंट में लिखता हूँ। रिसिप्ट विदाउट, इसके बारे में आपको कुछ देर पहले ही बता रहा था। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, अगर कोई चीज आप बिना कंसिडरेशन का रिसीव करते हो, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट से बता रहा था ना, ये वाला पॉइंट समझाने के लिए। एग्जामिन द ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये इनकम टैक्स के लिए ना एकदम मतलब नींद उड़ा देता है सर। ठीक है, ठीक है, इनकम टैक्स का नींद उड़ा देता है। मतलब क्यों जानते हो? बिकॉज बहुत घोटाला रहता है सर। ठीक है, बहुत घोटाला रहता है। तो आइडेंटिफाई भी दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। चलो, तो रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आधा सोर्स में ट्रेल होता है। और क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे सर, सेक्शन वाइज चर्चा करेंगे इसके ऊपर। স্যার বলছি कुछ যে एक কনসিডারেশন থাকলে তো ক্যাপিটাল গেইন হয়ে যেত। हम्म, बोलो। কনসিডারেশন থাকলে তো ক্যাপিটাল গেইন হয়ে যেত। हाँ मतलब कुछ चीजें कैपिटल गेन में भी जाता है, लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको आधा सोच में, हाँ तूने सही बोला कि अगर कंसिडरेशन होता तो वो कैपिटल गेन में नॉर्मल वे में ट्रीट हो जाता। তো সেখানে লাস্ট পয়েন্টটা ছিল যে মানে পার্ট মানে পার্শিয়াল ইন্টি মানে কি বলে যে পার্শিয়াল যদি যায় কোনো প্রপার্টি, তাহলে যদি কোনো কনসিডারেশন থাকে তাহলে ক্যাপিটাল গেইন ট্রিট করতে হবে ট্রান্সফার হিসেবে। यस यस, वेरी गुड। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इसको एक तरह का गिफ्ट का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये गिफ्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ना, ये अदर सोर्स में ट्रीट होता है, बट कैसे होता है, सेक्शन 56 का स्पेशल पॉइंट्स है। मैं आगे इसके बारे में नोट लिखा हूँ सर। ठीक है, आगे इसके बारे में मैं नोट लिखा हूँ। तो ये सब थोड़ा हटके पॉइंट है और काफी वाइटल पॉइंट है। इसके अलावा और एक चीज लिख सकते हो, एग्री इनकम। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा है सर एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट ना, कौन सा सेक्शन में एग्जेम्प्ट है बोलो तो एग्री इनकम? सेक्शन 10 सेक्शन 2A। नहीं है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ना। अभी तो मैं लास्ट क्लास में पीजीबीबी में भी समझाया, और जो लोग एग्रीकल्चर इनकम कर रहे ऑलरेडी कर चुके हो एक बार पहले, तो उसको भी पता होगा सर। एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे एग्जेम्प्टेड आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे, इफ एग्री लैंड सिचुएटेड मानो आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है कहीं पे भी, चाहे वो बांग्लादेश में ही क्यों ना हो, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग का है ऐसे, जैसे पश्चिम बंगाल में रहने वाले बहुत सारे लोगों का मैं सुनता रहता हूँ कि उसका बांग्लादेश में जमीन है, कभी कभी जाता है बेच के आता है। हाँ, कोई बोलता है वहाँ पर मेरा रिलेटिव्स है, देखता है, इधर भी कमाते हैं उधर भी कमाते हैं, गजब बात सब।
जो भी हो, एग्री इनकम से इसका हिस्टोरिकल रीजन है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू है। So agree income is exempt under section 10 subsection 1 in agree land situated outside India, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कहाँ लेंगे, अदर सोर्स में। और ये एग्री इनकम टैक्सेबल होता है, मतलब अगर आउटसाइड इंडिया में आपका जमीन है तो आप लिख के रखो, देन एग्री इनकम इज taxable under the head other source. Just some idea. फॉर एग्जाम्पल में जैसे मानो आपका कोई बैकएंड लैंड है, रेंट फ्रॉम बैकएंड लैंड। देखो नॉर्मली हम लोग रेंट घर का देते हैं, है ना, लेकिन कई बार होता है कि आपका कोई घर नहीं है, एक फाका जमीन है आपका, अब फाका जमीन को आप भाड़े पे लगा देते हो कुछ ना कुछ काम के चक्कर में, है ना। जैसे आजकल होता है, फाका जमीन है तो चलो कोई यूज कर रहा है फाका जमीन, कोई ग्राउंड बना के मेला करता है ना, फेयर वगैरह होता है ना, तो काफी सारा काम होता है। अगर कोई फाका जमीन है, कोई साइकिल स्टैंड बना देता है, कोई बाइक का स्टैंड गैरेज बना देता है, हाँ ऐसा होता है। तो वैकेंट लैंड रहने से उसको भी रेंट देना नॉर्मली, अगर वो आपका रेगुलर बिजनेस में नहीं पड़ता तो उसको आप अदर सोर्स में ट्रीट कर लेना, ठीक है। और क्या हो सकता है, बैंक इंटरेस्ट जो आप बता रहे थे सर, इसका कुछ छूट है बैंक इंटरेस्ट का, जो हम लोग 80 से 80 में देखेंगे, ठीक है। कि आप अगर बैंक इंटरेस्ट ले रहे हो 10,000 से ज्यादा जा रहा है तो आपको छूट मिलेगा, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट वगैरह में भी, वो बाद में चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। बट इतना जान लो कि बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। कंपनी डिपॉजिट भी क्या होता है सर, ये भी कंपनी लॉ का एक टॉपिक है। अगर आप कंपनी में, जैसे कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि कंपनी क्या करता है, कंपनी आपको बोलता है कि जैसे कंपनी शेयर इशू करता है, ठीक जैसे कंपनी डिवेंचर इशू करता है, उसी तरह का कंपनी और एक काम भी करता है। कंपनी आपके लिए डिपॉजिट का मैटर रखता है, ठीक जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, आप कंपनी में भी डिपॉजिट रख सकते हैं, ठीक है, जिसको कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, सीडीज, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में क्या होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट, बैंक में पैसा रख के आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी डिपॉजिट में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और क्या, ठीक है। वही सर्टेन टाइम के बाद कंपनी आपको उसको वापस करेगा। इट्स नॉट लोन, हाँ, डिपॉजिट्स इज नॉट लोन। वो अलग बात की कंपनी ऑब्लिगेटेड होता है कि आपका पैसा आपको रिपे करने के लिए, बट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइक बैंक में जैसे हम लोग पैसा रखते हैं, कंपनी में भी ऐसे पैसे रख के इंटरेस्ट में कमा कमा सकते हैं। तो इस तरह का चीजें अदर सोर्स में ही डील किया जाता है। इसके अलावा रेम्यूनरेशंस टू एमपी एमएलए वगैरह होता है ना हमारे देश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो एमएलए है, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट का एमएलए होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे लिए जाते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव बन के, उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी एमएलए वगैरह को जो, जिसको हम लोग नॉर्मली सैलरी बोलते हैं, और अच्छे लैंग्वेज में उसको रेम्यूनरेशंस कहा जाता है, ठीक है। तो जो रेम्यूनरेशंस इन लोगों को मिलता है ये एक्चुअली अदर सोर्स में आता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बारे में शायद पहले भी बात किया। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बंदे को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है। रेंट फ्रॉम, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, इसके बारे में मैंने हाउस प्रॉपर्टी में भी बता के रखा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, हाँ सर, सबलेटिंग क्या होता है बोले तो, व्हाट इज सबलेटिंग, मतलब मानो आप किसी से कोई चीज रेंट पे रखे हो, लेके रखे हो, और फिर आप रेंट पे हो, पर आप उसी चीज को फिर से रेंट पे लगा दिए जो आपका नहीं है। प्रॉपर्टी में आप खुद रेंट पे हो, मानो आप एक घर पे कोलकाता में या कहीं भी शहर में जाके भाड़ा पे रहते हो, ठीक है, रेंट देके। अब आप वो वाला घर को किसी और को रेंट पे दे दिया, मानो आपने भाड़ा खुद रहा 10,000 पे, किसी और को भाड़ा दे दिया 20,000 पे, तो ये जो गैपिंग हो गया ना 10,000 का, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका सबलेटिंग इनकम होगा। वो आपका सबलेटिंग इनकम होगा, मतलब आप खुद हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट देते हो, जो आपका कॉस्ट हो जाएगा 10,000, और अगर आप किसी को भाड़े दे दिया 20,000 पे, तो 20,000 से 10,000 माइनस करो, 10,000 आपका इनकम हुआ, बट ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ये अदर सोर्स इनकम। बात समझ में आया सर, ठीक है, इसे सबलेटिंग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक बात का ध्यान रखें,
मतलब खुद रेंट पे रह के आप किसी और को रेंट पे ऐसे नहीं दे सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ योर ओनर। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर है उसके परमिशन के बिना आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ओनर के परमिशन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ज्यादातर केस में अगर मैं जो पीजी बिजनेस चलता है ना, पेइंग गेस्ट बिजनेस, अगर आप देखोगे तो पेइंग गेस्ट बिजनेस एक तरह का इसी तरह से चलता है। वो अलग बात कि पेइंग गेस्ट आज के डेट पे एक बड़ा बिजनेस हो चुका है। इवन ओयो जैसे कंपनी, ओ वाई ओ के बारे में तो सुने ही होंगे, वो भी पीजी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए तो बिजनेस है, ओयो के लिए तो बिजनेस है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करता है कि वो किसी से घर का भाड़ा ले लिया, ठीक है, घर को भाड़ा लेके उसी घर को वो पीजी बना दिया। मानो खुद भाड़ा लिया 10,000 पे और उसमें 4 बेड लगा के और खाने का बंदोबस्त करके उसको पेइंग गेस्ट बना दिया। अब पेइंग गेस्ट करके एक 10,000 का जो घर आपने भाड़ा लिया, अब उसमें से अगर पर बेड आप 6,000 करके भी चार्ज करते हो तो आप एक रूम से और एक किचन और बाथरूम से आप मंथली 24 के आसपास इनकम कर सकते हो, कम से कम ऑन एन एवरेज। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि 10,000 का भाड़ा आप देते हो और 24,000 आप कमाते हो, ठीक है, ऐसा चलता है। पेइंग गेस्ट बिजनेस इसी तरह से चल रहा है सर, ठीक है। हमारे कोलकाता में भी अलग अलग पॉकेट एरिया में, पॉकेट इन द सेंस अलग अलग शहर के एरिया में, लाइक सॉल्ट लेक में, सॉल्ट लेक के आसपास के केस्टपुर के एरिया में, न्यू टाउन में, साउथ कोलकाता में, भवानीपुर एरिया में बहुत चलता है सर, इवन श्याम बाजार एरिया में, मतलब जहां जहां बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है पीजी वगैरह का। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि सबलेटिंग इज बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबलेटिंग अगर आपका रेगुलर काम नहीं है, ठीक है, तो नो डाउट उसको अदर सोर्स में ही ट्रीट किया जाए। सर समझ में आ रहा है ना, अदर सोर्स का एरिया ऑफ एक्टिविटी बहुत बड़ा है, मतलब सुनने में अदर सोर्स है बट ये बहुत मतलब स्प्रेड में है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और क्या हो सकता है सर, फैमिली पेंशन एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, फैमिली पेंशन। हाँ बोलो सर। যে মানে এমএলএ এমপির যে পেমেন্টটা ওটা এক্সেম্পটেড না এটা? एमपी एमएलए का जो पेमेंट है वो एग्जाम मतलब उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता बट अदर सोर्स पे ट्रीट होता है। মানে সেকশন 10 সাবসেকশন 17 এ যেটা মানে যেটা আছে यस ইনকাম यस উইথ यस नॉट सर, फाउंड। यस सर, इनकम इज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में हम लोग उसको करते हैं। वही जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग देखे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 उसी तरह, यू आर राइट सर। लेकिन एनपीएमएलए का जो इनकम है इसको हम लोग अदर सोर्स में दिखा सकते हैं कि भाई ये अदर सोर्स है, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताया कि क्या क्या इनकम मोटा मोटी हो सकता है। और क्या हो सकता है, फैमिली पेंशन, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, आगे आगे बताता हूँ सर। जो नॉर्मली पेंशन मिलता है ना, जैसे देखो पेंशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, पेंशन रिसीव्ड, पेंशन में थोड़ा सा लिख लीजिए, पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है मतलब जिसको जिसका एक्चुअल में पेंशन है, तो क्या ये अदर सोर्स होगा? तो मानो आपने रिटायर कर लिया और आपको पेंशन मिल रहा है, तो क्या ये अदर सोर्स होगा? क्या लग रहा है आपको, बोलो। एम्प्लॉय के हाथ में पेंशन तो सैलरी है, क्योंकि वो सैलरी जब जॉब करता था तब उसको सैलरी मिलता था, अब जब रिटायर कर लिया उसने तब उसको पेंशन मिलता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी बदल जाते हैं, पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर। अगर फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है तो फिर ये अदर सोर्स में आ जाएगा, ठीक है ना सर। पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर चार्जेबल अंडर द हेड आईएफएस, इस तरह का नेचर को समझना जरूरी हो जाता है सर। और क्या बताए, और भी दो चार पॉइंट है, लिख लो। अच्छा रॉयल्टी इनकम भी, रॉयल्टी समझते हो? रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, मानो आपका कोई आविष्कार है, आविष्कार मतलब आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया, ठीक है। जैसे आजकल चाहे वो जैसे जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब एरिया जो है जहाँ पर लोग इन्वेंशन करते हैं, वो अलग बात कि भारत इन्वेंशन का रहा काफी पीछे आ गया अभी आजकल। भारत का एजुकेशन सिस्टम आजकल इन्वेंशन बहुत ही कम करता है,
क्योंकि हम लोग तो डब्बा एडुकेशन बना चुके हैं ना, अब इसको चेंज होने में समय लगेगा। लोगों का चीज रटते रटते खुद का चीज भूल ही गए सर, यही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उसके अंदर फिर भी कुछ चीजें बन रहा है ना, कुछ चीजें हम लोग भी इन्वेंट कर पा रहे हैं। तो जो भी इन्वेंशन आप करेंगे उस इन्वेंशन के बेसिस में आपको रॉयल्टी मिलता है। मानो कि आप आपका इन्वेंशन आप किसी को दे दिए, अब वो आपका इन्वेंशन को यूज करके कुछ बना रहा है या कुछ बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप रॉयल्टी ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी रॉयल्टी आप रिसीव करोगे, ये रॉयल्टी इनकम अगर आपका रेगुलर बिजनेस तो ऑब्वियसली नहीं होता है, तो रॉयल्टी वगैरह का जो इनकम है ना, ये आपका अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। रॉयल्टी, कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट, हाँ बोलो। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क उसमें हाँ हाँ बोलो सर, बोलो। ट्रेडमार्क हाँ ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क बेच दिया आपने, ठीक है। ट्रेडमार्क, आप ट्रेडमार्क सेल किए, ये मेरा ट्रेडमार्क था, मैं किसी को बेच दिया, बेच के मेरे को कुछ इनकम हुई। ऐसे ट्रेडमार्क तो रोज 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 नहीं बेचता है ना सर। कभी बिजनेस दिखने का हालत में आ गया हो या फिर बिजनेस का अच्छा गुडविल था, तभी ट्रेडमार्क का वैल्यू आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान मोटर, हाँ, हिंदुस्तान मोटर जो एम्बेसडर बनाने वाला कंपनी था, वो बन रहा है अभी भी, फिर से बन रहा है। लेकिन पहले वो बिरला चलाता था भारत, हिंदुस्तान मोटर को पहले भारत में बिरला चलाता, बीएम बिरला। अब बिरला कंपनी के अंदर एम्बेसडर का बिजनेस खत्म हो गया, अब एक फ्रेंच कंपनी को दे दिया, ठीक है। कुछ पिगॉड ऐसा कुछ नाम है। अब वो कंपनी उसका गुडविल या ट्रेडमार्क वगैरह को खरीदा है, तो उसका 80 करोड़ में खरीदा था, बहुत ही सस्ता दाम है, क्योंकि एम्बेसडर का वो गुडविल नहीं था जब उसको सेल होना पड़ा, तो फिर भी 80 करोड़ में ट्रेडमार्क बेचा। तो ऐसा चीजें सब आदर सोर्स में नॉर्मली देखा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें लिख लो, रेंट फ्रॉम। कॉपीराइट मेरा रेगुलर बिजनेस है तब कॉपीराइट किसी का रेगुलर बिजनेस नहीं हो सकता सर, कैसे होगा? मतलब आप रेगुलरली, प्रोडक्शन कॉपीराइट क्या होता है? मानो कि आप कोई किताब लिखे हो या फिर कोई मूवी बनाए, ठीक है। अब उस मूवी को तुम किसी को बेच रहे हो, ठीक है। मूवी को तुम किसी को बेच रहे हो, तो बंदा, जो डायरेक्टर होता है या फिर जो कॉपी लिखता है, जैसे मानो कोई किताब लिखा, अब किताब का कॉपीराइट वो किसी को सेल कर रहा है, इसका दो तरह का नॉर्मली डील होता है, जानते हो सकता है या तो लमसम में डील होता है, या फिर एक मंथली पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, या क्वार्टरली पेमेंट वाला पार्ट पेमेंट। हो सकता है ऐसा कि आप किसी को अपना किताब लिख के पब्लिशर को दे दिए, ठीक है। अब पब्लिशर आपको एट ए टाइम एक सर्टेन अमाउंट पे कर दिया, आप उससे आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसा इनकम ज्यादातर केस में अदर सोर्स में ही डील हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई मैं एक किताब लिखूंगा, बट पब्लिशर बोलते हैं कि आप लिखते जाओ और बदले में मैं आपको पार्ट पार्ट पेमेंट करूंगा, जो मूवी का स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो कहानी बनाते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे केसेस में ये इसका रेगुलर इनकम हो सकता है। यू आर राइट सर, चलो बोलते बोलते मेरे को भी याद आ गया। तो ऐसे केसेस में अगर वो प्रॉपरली ऐसे इनकम का फॉर्मेट बना के रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी की तरह करते हैं, तो फिर वो उसको पीजीपीपी में दिखाएगा। और अगर वो पीजीपीपी में आ जाएगा तो फिर आदर्श उसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर वो उसका रेगुलर नहीं है, तो फिर वो उसको पीजीपीपी में क्यों दिखाएगा, है ना। अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कभी कभी होता है, कैजुअल टाइप में होता है, तब आदर्श सोर्स में ट्रीट करना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें लिख के रख सकते हो रॉयल्टी, कॉपीराइट वगैरह में कि इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस, ठीक है। इसमें लिख दो इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस, ठीक है। ये लिख के रखो, सुविधा होगा आप लोग। अगर बिजनेस में ट्रीट नहीं करते हो तो फिर उसको आधा सोर्स में ही ट्रीट करते हो सकता है। दोनों तरह का डीलिंग नॉर्मली देखा जाता है, या तो लमसम में हो जाए या फिर इसमें हो जाए, ठीक है सर। हाँ, और एक एग्जांपल लिख लो, ज्यादा एग्जांपल का मतलब लाइन लग जाएगा, आपको पागल करना है क्या? ठीक है चलो। और एक लिख लो, रेंट फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी। ये देखना, ये भी लिखना बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, आप क्या करते हो ना, ये सब भाड़े पे देते हो, ठीक है। इट्स चार्जेबल टू
अंडर द हेड अदर सोर्स। लेकिन इसमें एक बात है सर, इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, ख्याल रखना सर बात का। अगर पीजीबीपी में नहीं दिखा रहे तभी करना, मतलब जो बेसिकली कैजुअल लेवल में प्लांट लेटिंग करके, मशीनरी लेटिंग करके, भाड़े पे लगा के, फर्नीचर लेट आउट करके कुछ इनकम किया, उनके केस में आधा सोर्स आएगा। बट अगर उसका रेगुलर एक्टिविटी हो गया, जो नॉर्मली देखना हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है, पंडल भाड़ा भाड़ा देता है, चेयर टेबल्स, ये सब, किसी का शादी हो, ब्याह हो, ये उनका बिजनेस है ना, रेगुलर एक्टिविटी है। लेकिन कुछ लोग कभी कभी, चलो ठीक है भाड़े पे दे देते हैं, कभी कभी करता है, रेगुलर नहीं करता, बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम कर लेता है, तो फिर डिपार्टमेंट जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, तब उसको डिपार्टमेंट आधा सोर्स में ट्रीट कर लेगा, और क्या। तो ये एक लिस्ट था, मैं आपको थोड़ा सा सुना दिया कि भाई इतना सारा का सोर्स हो सकता है। चलो ठीक है, अब सुन के एक क्या होता है ना सर, एग्जाम्पल सुन के एक अच्छा चीज होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई अदर सोर्स में क्या क्या इनकम आ सकता है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रोफार्मा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा प्रोफार्मा की तरफ बढ़ेंगे कि हमें ये पता करना है कि अगर हमारे सामने पीजीपीपी का, सॉरी, अदर सोर्स का डिटेल्स आ जाए तो कैसे हम लोग अदर सोर्स को डील करेंगे सर, ठीक है। मतलब किस तरह से अदर सोर्स का कैलकुलेशंस वगैरह हमें करना पड़ेगा, ये करना है सर। चलो सर प्रोफार्मा लिखो, प्रोफार्मा लिखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। हेडिंग कर दिया आप लोगों ने प्रोफार्मा का? प्रोफार्मा लिखना खुद से जरूरी होता है। चलो सर लिखना चालू करो। प्रोफार्मा for computation of IFOs, मतलब income from other source। एक काम करो सर, इसमें एक नंबर का कॉलम, सीरियल नंबर का कॉलम बना दो, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो, ऐसा ही नॉर्मली होता है और क्या, और एक अमाउंट का कॉलम बना दो। देखो ये एक की जगह दो भी अमाउंट का कॉलम करते हैं, बट ठीक है, हम लोग सिंगल अमाउंट में भी हिसाब दिखा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप कितना कितना सोर्स से कमा सकते हो, एग्जाम्पल का आइडिया लगेगा आपको। अब जस्ट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि आपका क्या क्या इनकम हो सकता है, और उसका थोड़ा सा सेक्शन वाइज डिस्कशंस, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिर्फ आधा सोर्स जब आपके सामने रहे तो आप किस तरह से आधा सोर्स को डील करोगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, आधा सोर्स से आप जो जो इनकम करोगे, आपको उस इनकम को पहले पॉइंट आउट करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, डिविडेंड इनकम, ठीक है। अब तो डिविडेंड इनकम के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल्स में आपको बात करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आपको प्रोफार्मा में ही थोड़ा ध्यान दूँ। कोई बात नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ कि डिविडेंड रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको, काफी सारा पॉइंट है जो डिविडेंड में काफी जरूरी है। डिविडेंड के बारे में आता हूँ सर बाद में, ठीक है। डिविडेंड इनकम वेरी वेरी पॉपुलर इनकम, नॉर्मली ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के तहत होता है। मतलब ये जो स्पेसिफिक इनकम जिसको हम लोग अदर सोर्स में चार्ज करते हैं, बात का ध्यान देना सर, स्पेसिफिक इनकम जिसे हम लोग अदर सोर्स में चार्ज करते हैं, जैसे कि डिविडेंड इनकम, जैसे कि कैजुअल इनकम, ठीक है, जैसे कि सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय एनी पर्सन, ठीक है, जैसे कि जिसको हम लोग बोल रहे थे ना सर गिफ्ट वगैरह के बारे में, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन वगैरह। तो ये 56 सबसेक्शन 2 का एरिया है जो बेसिकली डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम को डील करने में अदर सोर्स को बताता है। तो अभी प्रोफार्मा में थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रोफार्मा में थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपने डिविडेंड इनकम कमाया, जितना डिविडेंड कमाओगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर लेना। अच्छा, कुछ डिविडेंड इनकम आपको आगे आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या डिविडेंड की डिटेल्स है, बट फिलहाल आप इतना ही करो। कैजुअल इनकम में लिख लो सर,
Casual income in the sense winning from lottery, crossword puzzle, कार्ड गेम, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है एक बार एग्जाम्पल बताने के टाइम पे, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, हाँ ये ड्रीम 11 टाइप्स, गैम्बलिंग कर लो, बेटिंग कर लो, ये ड्रीम 11 वगैरह क्या है, बेटिंग है। गैम्बलिंग नॉर्मली कहाँ होता है, ये गैम्बलिंग मतलब जुआ, गोवा में जाओगे कैसीनो वगैरह में होता रहता है ना गैम्बल करना, ठीक है। तो गैम्बलिंग, बेटिंग ये सब आपका कैजुअल इनकम में आता है। तो कैजुअल इनकम में जो भी होगा आपका वो उसको आपको ट्रीट करना है अमाउंट। सर आप कोई बोलेगा सर ये इसका तो अलग टैक्स रेट होता है ना, हाँ सर टैक्स रेट अलग होता है। तो टैक्स रेट जो अलग होता है उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी हम लोग बाद में सीख लेंगे सर, ठीक है। कि अलग टैक्स रेट अगर किसी चीज का है तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी बताएंगे आपको। कंसिडरेशन received in excess of FMB। FMB मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मैं समझाता हूं क्या मतलब है इसका। पहले लिखो आप कंसिडरेशन ऑन रिसिप्ट इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, একটু ব্যাক করবেন। लिखा consideration received in excess of fair market value of shares of a closely held company। হ্যাঁ ঠিক আছে। क्लोजली हेल्ड कंपनी लिख लिया ना। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी में और एक चीज लिखना, कॉमा देखे, where such shares are issued, where such shares are issued at premium, issued at premium। शेयर इशू कर रहे प्रीमियम पे, मतलब बात ऐसा है कि अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है मतलब बदले में कुछ मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब मार्केट में वैसा शेयर्स का जो वैल्यू होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्लोजली हेल्ड कंपनी लाइक कोई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, या एसोसिएट कंपनी, इसी को हम लोग बोलेंगे ना क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो सब्सिडरी हो आपका, जो आपका एसोसिएट हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कंपनी का शेयर के बदले आपको फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज 7B सामने आता है, ठीक है, क्लॉज 7B। तो ये आपको अदर सोर्स इनकम के लिए ट्रीट करने के लिए बोलता है। डोंट वरी सर, आगे क्वेश्चंस करेंगे ना आपको और आसान लगेगा, क्योंकि अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो फॉर्मेट बताते बताते बस आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ, बस आइडेंटिफाई करते जाओ अभी। अब धीरे धीरे ना जब क्वेश्चंस करेंगे क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, पहले प्रोविजंस का जानकारी लो फिर क्वेश्चंस करो, देखना ऑटोमेटिक समझ में। अच्छा कंसिडरेशंस तो हो गया, पॉइंट नंबर 4 करें, 4 नंबर पॉइंट में 1 2 3 4th पॉइंट करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कंपेंसेशन। तो ये थोड़ा डेप्थ वाला डिस्कशन हो जाएगा और कुछ नहीं, मतलब क्या क्या डिटेल्स में जाना पड़ता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और इनहैंस कंपेंसेशन, मतलब बढ़ा हुआ कंपेंसेशन, इनहैंस मतलब जो कंपेंसेशन को बढ़ा दिया गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और इनहैंस कंपेंसेशन
डीम टू बी, इसे डीम्ड इनकम मान लेंगे। डीम टू बी इनकम in the year of receipt, in the year of ये कहाँ बोला है सर? सेक्शन को थोड़ा मेंशन कर देते हैं। 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 में बोला है। क्या बोला है सर? सर कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, मतलब आपको कोई कंपेंसेशन दिया जा रहा है विद इंटरेस्ट, किसी भी तरह का कंपेंसेट, कोई आपको किसी कारण से कंपेंसेट कर रहा है ड्यू टू एनी रीजन, कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, कोई कंपनी दूसरे इंडिविजुअल्स को कंपेंसेट कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन आपको अगर कंपेंसेशन मिलता है, ठीक है, ड्यू टू बिजनेस रीजन, ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकता है कंपेंसेशन मिलने का। कुछ लॉस हो चुका है तो गवर्नमेंट बोल रही है इनको कंपेंसेट करना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन अगर आपको मिलता है तो नॉर्मली कंपेंसेशन मिलना आपके लिए एक इनकम ही है, तो इसको डिम्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है, इसको डिम्ड इनकम बोलते हैं। और डिम्ड इनकम जिस साल आप रिसीव करोगे उसी साल आपको अदर सोर्स में ट्रीट करना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है। बाकी आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे सेक्शंस के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अच्छा, और भी है एडवांस फॉरफिट कर देना। अब देखो ये भी आपको पता है, एडवांस फॉरफिटेड, एडवांस फॉरफिट कैसे होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन, इसके बारे में हम लोग कैपिटल गेन में भी पढ़े थे, याद है आप लोग? ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जो लोग कैपिटल गेन का क्लास कर चुके हो, ठीक है, या जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में जब करेगा तब वहां पर भी वो देखेगा ये पॉइंट, कि अगर मानो कि आपको कोई, जैसे हम लोग देखते हैं सर, कोई अपना जमीन बिक्री करता है या अपना घर बेचता है, ठीक है, चाहे जमीन बिक्री के लिए जाए या घर बिक्री करने के लिए जाए, आप एक चीज देखोगे कि वो पहले एडवांस लेता है, ठीक है, मतलब मानो कि आपके पास जमीन है ना, तो जमीन खरीदने के लिए कुछ लोग जाते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मानो कि ये रेसिडेंशियल लैंड हो या प्लॉट हो, कहीं पर भी बिक रहा हो, ठीक है, कहाँ है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब मानो कि ये मानो एक प्लॉट है, ठीक है, अब ये प्लॉट का क्या दाम बता रहा है सर? ये देखो, ये प्लॉट कहीं पर है कोलकाता के आसपास, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ है, बट दाम बता रहा है सर 417 स्क्वायर फीट करके, 32,000 स्क्वायर फीट जगह है, 1.35 करोड़ का, ठीक है। समाली बोल के कोई जगह है वहां पर, ठीक है, समाली कहाँ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, साउथ कोलकाता में बता रहे, आई थिंक गोड़िया सोनारपुर साइड में होगा, व्हाटएवर। सो नाउ पॉइंट इज दैट सर, अगर आप ऐसा कोई जमीन बेच रहे हो और जमीन बेचने के लिए कस्टमर आपके पास आता है, मतलब जिनको खरीदना है, अब वो क्या करता है ना, अब जमीन तो कैपिटल एसेट तो है ना सर, ये बात का पहले क्लियरिटी होना चाहिए। ये जो प्लॉट है, ये जिसका भी प्लॉट है, ये जो ओनर है, ओनर उसका कैपिटल एसेट है उसके लिए, तो ओनर के लिए जमीन कैपिटल एसेट तो है। अब ये जमीन को वो बेचेगा, दाम वो खुद बता रहा है कि 1.35 करोड़, अब उसका मानो खरीदा हुआ दाम उससे कम था, तभी तो 1.35 करोड़ का दाम वो बता रहा है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज दैट कि जो बंदा जमीन को देखने आ रहा है, ठीक है, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए जो बंदा जमीन को देखने आ रहा है वो बता रहा है कि ठीक है हमको लेना है, अब आके संगे संग तो 1.35 करोड़ दे के चला जाता है क्या? हाँ, कि भाई हाँ मुझे लेना है 1 करोड़ रखो, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ना वो एडवांस जमा करके जाता है, मानो कि 50,000 एडवांस किया, 25,000 एडवांस किया, समझ रहे हो? अब उसमें टाइम लिमिट होता है कि आपके पास 3 महीना है, 3 मंथ्स है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी, 3 महीना या 6 महीने का टाइम है, तो 3 मंथ आपको मैं एडवांस देके जा रहा हूँ, अब ये जमीन आप किसी और को मत बेचिए। तो ये जो लैंड का सेलर है, ये आपका एडवांस लेके 3 महीना वेट करेगा। अगर 3 महीने के अंदर भी आपने पेमेंट नहीं किया तो कंडीशन ये रहता है कि ये फॉरफिट भी हो सकता है,
डिपेंड करता है क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो रहा है कि जो एडवांस अमाउंट है क्या ये फॉरफिट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये फॉरफिट इनकम है, तो ये फॉरफिट हो जाएगा, तो जो लैंड का ओनर है उसके पास ये 50,000 का इनकम हो जाएगा। हेलो, होगा कि नहीं होगा? फॉरफिट करना मतलब क्या, मानो 3 महीने में जो बायर था, बायर मतलब जो प्रोस्पेक्टिव बायर, एग्जैक्टली बायर तो नहीं बोल सकते, प्रोस्पेक्टिव बायर जो बायर बन सकता था उसने एडवांस दिया था, फिर बाद में वो जब पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया तो जमीन भी खरीद नहीं पाया। लेकिन 50,000 तो बायर के लिए लॉस है, वो छोड़ो। लेकिन जो लैंड का ओनर है जिसने एडवांस जमा किया था, क्या उसके लिए ये अमाउंट गेन बन जाएगा? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? স্যার তাহলে এই পয়েন্টটা কি ক্যাপিটাল গেইনে ট্রিট করতে হবে? सर कैपिटल गेन में भी ट्रीट होता है और अदर सोर्स में भी ट्रीट होता है। बेसिकली पॉइंट इज दैट इसका एक टाइम था जब इसको कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाता था, बट रिसेंट जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैपिटल मतलब एसेट का जो फॉरफीचर है, ठीक है, इसे अभी न्यू रूल के हिसाब से अदर सोर्स में ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग जब कैपिटल गेन का क्लास करोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो वहां पर देखना मैंने इस पॉइंट का डिस्कशन वहां पर भी करके रखा। ठीक है, तो एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ, बोलो सर। স্যার মানে কোনো ক্যাপিটাল অ্যাসেট কেনার জন্য ধরুন আমি অ্যাডভান্স দিয়ে যেটা বুকিং করলাম, এবার ফাইনাল পেমেন্ট করার সময় আমি পারলাম না, এবার পার্টি সেটাকে নিয়ে নিল, মানে সেটা আমার রিডিমেবল করলো না, রিফান্ড করলো না। তো মেনলি তো এইটাই না, মানে পয়েন্টটা তো এইটাই রিলেটেড। हाँ हाँ वही वही पॉइंट है, वही पॉइंट है कि सपोज ये जो सिंपल जो लैंड के बारे में मैं बता रहा था, 1.35 करोड़ का लैंड है, बट तुमने मानो 50,000 एडवांस दिया था, अब फाइनल पेमेंट तुमने नहीं कर पाया। ठीक है, तुमको टाइम दिया था 3 महीने का, भाई 3 महीने के अंदर 1.35 करोड़ लाओ और जमीन लेके जाओ, लेकिन तुमने नहीं कर पाया। नोटिस दिया था, समय दिया था, पर नहीं हो पाया। तो जो एडवांस अमाउंट 50,000 का तुमने दिया था, वो 50,000 तुम्हारी तरफ से तो लॉस है। ठीक है, वो एडवांस तुमको रिफंड नहीं करेगा। अगर वो रिफंड नहीं होता है और वो फॉरफिट कर लेता है, ठीक है, तो फॉरफिट कर लेगा तो आपके लिए इनकम है, मतलब जो जो ओनर है, अब वो फॉरफिटेड इनकम को अदर सोर्स में ट्रीट करना है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, सेक्शन में लिख लो इसका, आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से ऐसे देखेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे तो। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9। sum of money or property received by person, received by any person, मतलब कोई पैसा आपने रिसीव किया या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने रिसीव किया ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, अगर कुछ उसका समझ नहीं आ रहा है तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 यहाँ सामने आता है। ये बड़ा पॉपुलर सेक्शन है सर, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। ये बेसिकली ये वाला एरिया जो मैं आपको बता रहा था ना, गिफ्ट टाइप का, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। ठीक है, इसका आगे डिटेल चर्चा करना पड़ेगा आपके साथ। जैसे मानो कि कोई पैसा रिसीव किया है, ठीक है, बड़ा पैसा रिसीव कर लिया और पूरा पैसा 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से ज्यादा का पैसा आपने रिसीव किया विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपको मोर देन 50,000 गिफ्ट में मिला, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गाड़ी वगैरह विदाउट कंसिडरेशन, और उसका वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गाड़ी वगैरह जिसका दाम मार्केट में है मानो 25 लाख का, बट आप उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में रिसीव कर रहे हो, लाइक 25 का चीज 5 लाख में या 10 लाख में। तो जो जितना डिफरेंस करोगे आप, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस एक्सीड्स 50,000, ये आगे कैलकुलेशन सिखाएंगे सर। ठीक है, आगे आगे मैं इसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी प्रोफार्मा में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं इंडिविजुअल पॉइंट पे डिस्कस करना चालू करूंगा तो आप समझ ही रहे हो ना, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पॉइंट समय लेता है। अब मैं क्योंकि फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ,
तो मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आगे आगे मेरा ईच एंड एवरी क्लास जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से ईच पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन अगर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानो कोई जमीन वगैरह या घर वगैरह, ठीक है, कोई किसी को दे रहा है, स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अगर उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसे टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा सर। और भी चीजें हैं स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ, और भी चीजें हैं, मैं आपको आगे आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कुछ exemptions भी है, जैसे मान लो received exempted from the applicability of section 56 subsection 2 clause 10 any sum or money or value property received from any relative or the occasion of marriage of the individuals under a will or by way of inheritance। मतलब inheritance मतलब वही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसका inheritance को बंगाली में या हिंदी में क्या बोलेंगे सर? लाइक पैतृक संपत्ति बोलते हैं ना, ठीक है, या फिर इसका और एक अच्छा लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वंशोगत भाव, ऐसा होगा क्या? अरे जो भी हो, समझ गए आप। इनहेरिटेंस में मिला, ठीक है, दादाजी का था पापा को मिला था, पापा का चीज आपको मिला है विल के थ्रू से, ठीक है। तो ऐसी चीज के केस में वैल्यू होने से वो एग्जेम्प्टेड है, उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका पूरा लिस्ट है, आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है। 56 सबसेक्शन 2 क्लास 10 डिस्कशंस होगा, बहुत वाइटल सेक्शन है। लेकिन आप फिलहाल इतना लिखो, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अगर कुछ है तो उसे भी हम लोग अदर सोर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आता है, तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स को भी आपको जानना पड़ेगा कि कब नहीं लेंगे। ये सब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट हम लोग कुछ ऐसे भी पॉइंट के बीच में देखेंगे सर कि जहां हमें ये पता लगेगा कि भाई हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। और क्या होगा? 7 नंबर पॉइंट हम लोग ऐसे दे रहे थे, लिखो जरा, कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और received by any person। Compensation or other payment due to or received by any person in connection with termination of his employment or the modification of the terms and condition relating thereto। रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस हो रहा है तो उसके बारे में भी बोल रहे हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है ये? मतलब मानो किसी का जॉब में कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, किसी के जॉब में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो जॉब जॉब में चेंजेस मतलब मानो उसका जॉब टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उसको बदले में कुछ कंपेंसेशन दिया कि भाई आपका जॉब चला जा रहा है, आपको कंपेंसेट किया जाए, या फिर उसके जॉब का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसको कुछ कंपेंसेशन मिल रहा है। हो सकता है कि वो अमाउंट लम सम में हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये सैलरी ट्रीट नहीं होता, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी तो एक होता है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर किसी को जॉब से हटा जाए तो उसको दिया जाता है, अब वो सैलरी में ट्रीटमेंट होता है उसका, लेकिन ये सिंपली कॉम्पेंसेशन है। Compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called in connection with termination of his employment or the modification of the terms and condition, अगर कुछ भी है जॉब कंडीशंस में, तो ऐसे कंडीशंस में अगर किसी का कोई कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है तो हम उसे भी अदर सोर्स में ट्रीट कर लेते हैं। तो सेक्शन जो है ये 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 में बोला है, ठीक है। अच्छा, और भी लिस्ट में लाइन में बचा हुआ है सर, थोड़ा धीरज रखे और थोड़ा समय दे, ठीक है।
देखो क्या हो सकता है और ध्यान से लिखना सर। कहता है द फॉलोइंग इनकम if not chargeable under the head PGBP, profits and gains of business or profession। कुछ इनकम के बारे में मैं आपको बात करने जा रहा हूं। अगर ये इनकम आपने पीजीबीपी में चार्ज नहीं किया, ठीक है, तो आपको उसे आधा सोर्स में लाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे तो मैं एग्जाम्पल के टाइम पे भी बताया था, बट यहाँ पर अभी एग्जाम्पल नहीं सर, फॉर्मेट के अंदर बता रहे हैं। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब जो जॉब देता है सब, ठीक है। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। মধ্যেই হচ্ছে हाँ बोलो। মানে এটা কি ফরম্যাটের মধ্যেই চলছে? हाँ फॉर्मेट के अंदर चल रहा है, फॉर्मेट के अंदर ही चल रहा है सर। ये पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 सॉरी 7 नहीं, पॉइंट नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 के अंदर चल रहा है। कुछ फॉलोइंग इनकम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर अभी, जो नॉर्मली पीजीबीपी हेड में आना चाहिए, बट अगर वो पीजीबीपी हेड में नहीं आया तो उसको आधा सोर्स हेड में काउंट करना पड़ेगा। उसी का लिस्ट पढ़ रहे हैं सर, एक एक करके लिख रहे हैं आपके साथ। एनी सम रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय से कोई पैसा मिलता है, किस चीज के लिए? एज कंट्रीब्यूशंस टू एनी पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, या फिर इसको हम लोग सुपर एनुएशन फंड भी बोलते हैं। वही एक ही तरह का चीजें हैं सर, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, कॉन्सेप्ट एक ही है। और एनी अदर फंड, और एनी अदर फंड, चाहे कोई भी तरह का फंड हो। Any sum received by an employer from his employee as contribution to any provident fund, superannuation pot, or any other fund for the welfare of the employees, ठीक है, for the welfare of the employee। मतलब एक्चुअली हम लोग ये बात भी ना सैलरी हेड में पढ़ते हैं सर, कि जितना अमाउंट प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सैलरी चैप्टर जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके हैं जो लोग समझ गए होंगे कि वहां पर क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड में एक गुल्लक बना जाता है। जितना अमाउंट एम्प्लॉयर देता है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉय भी देता है, लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, वो अमाउंट एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय के बिहाफ में प्रोविडेंट फंड में जमा करता है, उसके सैलरी से ही काट के देता है। और कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर खुद देता है अपने एम्प्लॉय को। इतना दिन वो कंपनी को सर्व करते जाएगा तो उसको रिटायरमेंट में कुछ बेनिफिट मिले। यही तो कारण है प्रोविडेंट फंड का, जो जॉब कंप्लीट होने के बाद या फिर जॉब करते करते कभी जरूरत पड़े तो एम्प्लॉय उसका सुविधा उठा सके। यही प्रोविडेंट फंड का मेन पर्पस है ना। प्रोविडेंट फंड, प्रोविजंस करके रखो कुछ फंड आपको जरूरत में काम, है ना। प्रोविजंस फंड क्या काम करता है? जो आपको जरूरत में काम आएगा ऐसा कोई फंड आपको सिचुएशन वाइज आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पैसा क्या है सर? पैसा तो वही है, पैसा जरूरत में यूज करने वाला चीज है। पर आजकल प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोग जरूरत छोड़ के सारे बिना जरूरत की चीजों पे खर्चा करते हैं। इकोनॉमी का हालत इतना भी खराब नहीं होता है, बस इकोनॉमी चलाना आना चाहिए। जो भी दुनिया भर की इकोनॉमी खराब हुआ है इसके पीछे का रीजन देखोगे, अगर कभी आप जैसे मानो अफ्रीकन नेशंस में काफी सारा इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। साउथ अमेरिका में अगर देखोगे जैसे अर्जेंटीना, जैसे मानो क्या बोलते कोलंबिया, ऐसा कुछ कंट्री है बहुत खराब हालत है इकोनॉमी का। लेकिन पैसा अगर देखा जाए तो बहुत है कंट्री में, बट फिर भी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि किस चीज पे खर्चा करना चाहिए और पैसा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उनको इसका नॉलेज नहीं है। इन्फ्लेशन देखोगे ना पागल हो जाओगे। कोलंबिया का कोलंबिया का इन्फ्लेशन रेट देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा सर। 2000 3000%, 1000% चलता है। मतलब अब इमेजिन नहीं करोगे
इकोनॉमिक्स के क्लास में मुझे ये सब डिस्कशंस करने का मौका मिलता है। ठीक है सर, कभी करेंगे। अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और एनी फंड अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ऐसे चीजों पे कोई एम्प्लॉय से कोई पैसा लेता है, ठीक है, तो उसे भी अगर पीजीपीपी में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उससे हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अदर सोर्स में। স্যার इसके এখানে हाथ এমপ্লয়ার তো টাকা নিয়ে মানে ওই ফান্ডে ফেলে দিচ্ছে, তাহলে এখানে ইনকাম কি করে হচ্ছে? नहीं, अगर बाई चांस उसका नहीं दिया है, मतलब इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं सर, कि मानो कि आपने जब लिया एम्प्लॉय से तो वो आपका नहीं है, वो एम्प्लॉय का है, लेकिन बाई चांस आप अगर उसको यूज नहीं करते हो तो आपके लिए उसका इनकम माना जाएगा। মানে বাই চান্স দেবো না বলতে মানে ওই बाई এমপ্লয়ার चांस কে मतलब টাকাটা तुम, हाँ मतलब तुमने ट्रीटमेंट करना भूल गए, मतलब तुमने एम्प्लॉय से रिसीव किया था पर तुमने उसको प्रोविडेंट फंड में लगाने से कहीं ना कहीं तुमसे मिस्टेक हुआ है, तो फिर अल्टीमेटली वो तुम्हारे हाथ में इनकम की तरह ही हो जाएगा ना। मतलब तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? तुम्हें ये एम्प्लॉयर हो, तुम एम्प्लॉय से पैसा लिए थे प्रोविडेंट फंड में डालने के लिए, तो फिर दिया क्यों नहीं? ठीक है, तो अगर कभी बाई मिस्टेक अकाउंट मेंटेन करने के टाइम पे कुछ भी ऐसा होता है तो उसे हम लोग आधा सोर्स में ट्रीट कर लेंगे एम्प्लॉयर के हाथ में। आगे आगे और भी ऐसे सिचुएशंस देखेंगे सर क्वेश्चंस के अंदर, तो समझ में आ जाएगा सर। तो थोड़ा भी पेशेंस रखो, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, जैसे आपको मैं कुछ देर पहले लिखाया, देखो आप एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है कि अगर आप सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमाते हो, और सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमाना अगर आपका डेली बिजनेस है, ठीक है, सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमाना अगर आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, तो ठीक है। बट अगर अगर आपका ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो फिर ये आपको अदर सोर्स में ट्रीट करना है। जैसे मानो कि अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में जाओगे और अगर आप डेरिवेटिव लिस्ट को भी देखोगे, ये देखो कितना डेरिवेटिव दिख रहा है, देखो इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, एनएससी बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डेब्ट के लिए अलग से भी सेगमेंट बना हुआ है, डेब्ट सेगमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एनएससी, ठीक है। ये सब हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इसके बारे में काफी डिटेल्स डिस्कशन होता है। इक्विटी डेरिवेटिव अभी हाल फिलहाल में एक बैच कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इक्विटी डेरिवेटिव हो, कमोडिटी डेरिवेटिव हो, करेंसी डेरिवेटिव हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी काम चलता है। तो ये सबसे क्या होता है सर? इनकम होता है। अगर ये आपका किसी का रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट बन गया, ठीक है, कि वो उसके ऊपर बिजनेस करता है, तो ठीक है, तो पीजीपीपी में चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर नहीं है तो फिर अदर सोर्स में डील कर लो उसको, और क्या। इनकम फ्रॉम, ये भी मैंने आपको लिखाया था, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर, मतलब बेसिकली ऑफ मशीनरी, मतलब भाड़े पे, वही लिखा था ऑलरेडी, एग्जाम्पल में लिखा दिया था, बस लिखो अभी। प्लांट और फर्नीचर, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, ठीक है। ये नॉर्मली पीजीपीपी होता है, ठीक है। जो लोग डेकोरेटर्स वाले होते हैं ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेकोरेटर्स वाले, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं ना कि डेकोरेटर ऑपरेटर, ठीक है, जो बेसिकली कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होगा सारा चीज लेके हाजिर हो जाएगा। अगर उसका रेगुलर बिजनेस है, नो इश्यू। बट अगर रेगुलर बिजनेस नहीं है, कभी कभी करता है, तो अदर सोर्स वेर। স্যার बोलो। স্যার বলছি সাপোজ ধরুন মানে একজন সাপোজ ধরুন মিস্টার এ ও একটা हम्म জবও করছে, সাপোজ ধরুন 20,000 টাকার একটা জবও করছে, আবার পাশাপাশি একটা এরকম এই ইনকাম ফ্রম লেটিং আউট অফ হায়ার অফ অর লেটিং আউট অর হায়ার অফ মেশিনারি প্ল্যান্টেড ফার্নিচার, যেমন ডেকোরেটরস এরই ব্যবসা করছে ধরুন, हाँ ঠিক আছে। हम्म স্যালারি ইনকাম থেকে যেটা জেনারেট হচ্ছে, আমরা যখন ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করছি, কম্পিউটেশন অফ টোটাল ইনকাম যখন করছি, এটা তো ইনকাম ফ্রম স্যালারিজ বলে একটা হেডে স্যালারি ইনকামটা আমরা বার করলাম, নেট স্যালারি যেটা হলো, ঠিক আছে। আরেকটা যেটা স্যার ডেকোরেটর বিজনেস থেকে যেটা হচ্ছে, ওটা কি স্যার তাহলে পিজিবিপির আন্ডারে আমরা ওটা দেখাবো নাকি আদার সোর্সেস আন্ডারেই দেখাবো? देखिए, ये इसमें एक्चुअली ये खेल है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर देख, जो बंदा जॉब करता है वो बिजनेस कैसे करेगा एक साथ?
মানে देखिए मैं সাইড বিজনেস আর কি, हाँ साइड बिजनेस इट्स মানে ओके बट वही মানে वही पॉइंट है, मतलब मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देख छोटा मोटा केस में सवाल जवाब इतना कोई नहीं करता, बट अगर मैटर बड़ा हो जाता है ना, मान की जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक मेरा कुछ जान पहचान का है सर, मैं देखा हूँ बचपन से। वो स्कूल टीचर है लेकिन उसका बड़ा बिजनेस भी है। नाउ देयर इज अ बिग হুম क्वेश्चन, अब एक स्कूल टीचर इतना बड़ा बिजनेस कैसे चलाते हैं? হুম तो फिर वो तो फिर वो स्कूल में टीचिंग करता है क्या? देखो सर जेन्युइन बात है, तुम सरकार से तनख्वाह लेते हो, तुमको सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है, शाम को तुमको स्कूल से वापस आते आते 5 साढ़े 5 6 बज जाता है। तो तुम दिन का 10 से 12 घंटा तुम्हारा जॉब में जाना चाहिए, लेकिन तुम साइड में बिजनेस कब कर लेते हो? फिर तुम सोते कब हो, खाते कब हो, और बिजनेस कब कर लेते हो? मतलब किसी भी चीज में तो टाइम डिवोट करना चाहिए। अब ज्यादातर केस में लोग ऐसे केसेस में बिजनेस अपने नाम पे नहीं बनाता। जो लोग नॉर्मली जॉब करता है और साथ में बिजनेस भी करता है, कैपिटल उनका होता है, तो बट वो नाम किसी और का दिखाते हैं। হুম समझ में आ रहा है? नहीं तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसका मतलब मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं देखा हूँ एक्सपीरियंस में कि जॉब करता है लेकिन वो बेसिकली पॉलिटिकल बैकिंग है उनको। तो जस्ट बिकॉज उनको पॉलिटिकल बैकिंग है, तो क्योंकि उसका चाचा है या फिर उसका मामा है, कोई काका है, ठीक है, जो लीडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, पार्टी है वो है, तो फिर उसको कोई कुछ नहीं बोलता। वो आता है, साइन करता है, चला जाता है और अपना साइड बिजनेस करता है और मंथ खत्म होने से सैलरी उठा के चला जाता है। ये तो बहुत भयंकर करप्शन है। मतलब बेसिकली इसी को बोलते हैं सोसाइटी को मॉडर्न करना। ठीक है, स्पेशली अगर वो टीचर है या फिर कोई भी पर्टिकुलर जॉब हो, ये सोसाइटी को मॉडर्न करने लायक। और इस तरह से हमारे बंगाल में ऐसा बहुत हुआ है। स्पेशली मैं तो, मेरा बचपन में ऐसा बहुत देखा, अभी भी देखता हूँ, बट आजकल इतना दिमाग खराब नहीं करता, बट ऐसे देखा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम जॉब करते हो और साइड बाय साइड तुम एक बड़ा बिजनेस भी चलाते हो, ठीक है, तो देर इज ए बिग क्वेश्चन, भाई तुम जॉब कब करते हो और बिजनेस कब करते हो? डिपार्टमेंट आपको ये सवाल करेगा। इससे अच्छा होता है कि तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम किसी और के नाम पे बिजनेस दिखाओ। ठीक है, अब वहां पर भी दिक्कत होता है कि जब पूछताछ चलेगा तो फिर उनको बुलाएगा। अगर मानो तो लोग नॉर्मली किसको बुलाएगा? अपने बीवी को, है ना? तो मिसेस के नाम पे बिजनेस करता है। अगर मिसेस को बिजनेस का कुछ पता नहीं है तो फिर उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, कि बिजनेस तो मेरे नाम पे है बट बिजनेस के হুম बारे में उसको कुछ पता नहीं है। ये तब होता है जब कुछ प्रॉब्लम होता है, जब कुछ करप्शन स्प्रेड होता है। अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो, ठीक ठाक टैक्स भर लेते हो, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, तब चलेगा सर। लेकिन अगर आपका टैक्स, मतलब जिस हिसाब से आपका इनकम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आपका एसेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका टैक्स नहीं है, तब सरकार आपको छोड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि सर इसको पीजीबी में दिखाओ कि अदर सोर्स में दिखाओ। देखो सर, अगर आप रेगुलर करते हो ना डेकोरेटर्स का काम, तो आपको उसको पीजीबी में ही दिखाना चाहिए और किसी के नाम पे बिजनेस दिखाना चाहिए। खुद के नाम पे कर सकते हो, बट खुद के नाम पे करने से बहुत सारा सवाल सामने आ सकता है, क्योंकि अगर आप दूसरे जगह में फुल टाइम जॉब भी करते हो, मानो कि आप सरकारी एम्प्लॉय हो। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तब तो आपके लिए मुश्किल ही है। তো তাহলে তো স্যার মানে সোর্স অফ ইনকামটা তাহলে যদি অন্যের নামে সাপোজ মিস্টার এ মিসেস বি এর নামে ধরুন ইয়ে করলো, তাহলে তো স্যার ওর নামেই ফাইল হবে, তাহলে মিস্টার এর ফাইলে তো দেখানো যাবে না যে ना বিজনেস ইনকাম अगर কিংবা আদার্स। अगर किसी और के हेड पे दिखाओगे तो फिर उसका हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने ही हेड पे दिखाना चाहते हो तो फिर आदर्श यूज करके दिखा दो। আচ্ছা, তাহলে ব্যবসাটা আমার নামে রাখতেই পারি, মানে हाँ মিস্টার এর নামে রেখে हाँ हाँ, আদার সোর্সে आदर्श দেখাতেই यूज পারি। हाँ बिल्कुल दिखा सकता है। মানে ওটা ওটা খুব সেফ হবে আর কি, তাই তো? हाँ नॉर्मल, हाँ অ্যাজ পার ऑब्वियसली। ভিজিলেন্সটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য। हाँ हाँ, ठीक है, इट्स सिंपल, मतलब एक तरीका है। मतलब तेरे से कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, अगर जॉब कब करते हो, बिजनेस कब करते हो? फिर नहीं, ठीक है, मैं खुद नहीं करता, किसी से करवाता हूँ, या फिर मैं लोगों को जॉब में सैलरीड पर्सन, मतलब मैं लोगों को जॉब में रखा हूँ। आपका ठीक है, आपका मैनेजर ओके है तो नो क्वेश्चन इज दैट। मतलब आपका सटीक जवाब देने का तरीका होना चाहिए। अगर आप उसका जवाब में जवाब दे सकते हो प्रॉपरली तो नो दिक्कत सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, तब आप थोड़ा सा फंस सकते हो। बट बेस्ट इज दैट कि आप जॉब के साथ साथ उसको अदर सोर्स में ट्रीट करो। ठीक है, छोटा मोटा केस में दिक्कत नहीं है सर, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। मोटा मोटी 5 लाख 10 लाख टर्नओवर, 12 लाख 15 लाख टर्नओवर, अगर 20 लाख तक भी है नो इशू। टर्नओवर 20 लाख होगा तो कितना कमा लेगा? 5 लाख 6 लाख कमा लेगा, 7 लाख कमा लेगा।
लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता है जब करोड़ों का प्रॉब्लम है, मतलब जब करोड़ों में डील होता है, 50 लाख 60 लाख क्रॉस कर जाता है, ये सब चीजों में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मतलब मैं आपको जस्ट एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि किसको क्या दिक्कत किस लेवल में होके जाता है। अच्छा, वेयर रेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग्स is inseparable from the letting out of machinery, plant or furniture. Or furniture, the income from such letting. अब ये थोड़ा सा हटके पॉइंट है। मानो कि आपकी एक बिल्डिंग है, तो आप बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मली सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे देना क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होता है ना। तो यहाँ पर बता रहा है सर, वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इंसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर। इसके ऊपर हम लोगों ने एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक क्वेश्चन करते हैं सर, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। যেটা কনসেপ্ট বুঝলাম না, এবার কথাটা বলো কি বললি। একটা কনসেপ্ট যেটা আছে हाँ, ये कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट है सर। हाउस प्रॉपर्टी में कॉम्पोजिट इनकम है, मतलब आप घर भी रेंट पे दे रहे हो, साथ साथ में आप ये सब चीजें भी, ये मतलब लेटिंग आउट ऑफ, मतलब घर के साथ मशीनरी भी है, प्लांट भी है, फर्नीचर्स भी है, मिलजुला के दे रहे हो। तो आपका बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में ही ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन मशीनरी प्लांट फर्नीचर से जो आप इनकम कर रहे हो उसको आप सेपरेट करके उसको अदर सोर्स में से दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में डील करते हैं सर। जिन लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट किया उनको देखो, और जिनके पास नहीं है वो जब बाद में हाउस प्रॉपर्टी करेगा तब मैं उसको उस तरह का क्वेश्चन आगे बार फिर से कराऊंगा, ठीक है। कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, बट इतना सिंपल समझो कि अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो उसे आप प्लांट मशीनरी रेंट वगैरह का जो खेल है उसको आप अदर सोर्स में ट्रीट कर सकते हो। कौन सा नंबर पॉइंट चल रहा था सर, ये ABCD करके ई पॉइंट में आ जाएगा। एनी सम received under Keyman insurance policy. इसमें लिख दो सर, including bonus on such policy. Including bonus on such policy. ये भी लिख दो, if not chargeable to tax, if not chargeable to tax under the head salary, मतलब नॉर्मली बोनस सैलरी में आना चाहिए, बट अगर कीमैन इंश्योरेंस के साथ अगर आपको कोई बोनस भी मिल रहा है, ठीक है, अगर कीमैन इंश्योरेंस के साथ कुछ बोनस अमाउंट भी आपको मिल रहा है पॉलिसी का, ठीक है, तो वो अमाउंट अगर सैलरी में ट्रीट नहीं हुआ है, अगर वो अमाउंट सैलरी में ट्रीट नहीं हुआ है तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर ट्रीट करें। बस इतना कहना चाहता है, ठीक है। अगर वो अमाउंट आपने सैलरी में ट्रीट नहीं किया, नॉर्मली सैलरी में ही बोनस आता है ना, बट अगर सैलरी में बोनस ट्रीट नहीं हुआ है तो कहाँ ट्रीट होगा फिर उसका, अदर सोर्स में। आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको बहुत कुछ समझा रहा है सर, कि जिसका कहीं जगह नहीं होता है वो अदर सोर्स में। ये था कुछ ऐसा पॉइंट जो नॉर्मली PGP में आना चाहिए था, नहीं आया, सैलरी में आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। क्या कर देंगे, ये सब मिलजुल के, ये सब सारा पॉइंट को मिला जुला के हम लोग अदर सोर्स में डील कर देंगे। ये मैं जो भी पॉइंट आपको पॉइंट नंबर क्या था इसका, पॉइंट नंबर 8 में जो था, सबको जोड़ जाड़ के आउटसाइड में दिख ली, ठीक है, आउटर कॉलम में। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 9 और 10 लिखो, फिर डिडक्शंस बताते हैं। पॉइंट नंबर 9 लिखना सर अभी, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है फॉर्मूला। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर
अंडर द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है, बट नॉट फॉल, नॉट फॉलिंग लिख लो, नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड, नॉट फॉलिंग अंडर एनी हेड, एनी अदर हेड। और एनी अदर हेड क्या है, यू नो दैट सर। हाँ, तो जो बेसिकली दूसरे किसी हेड में आना चाहिए था बट नहीं आया, तो क्या कर लेंगे सर? वही करना है जो आप सोच लिए, जिसका कहीं जगह नहीं, वो कहाँ आएगा? आधा सोर्स में। इसका और कोई जगह नहीं, वो कहाँ आएगा सर? आधा सोर्स में। और क्या इनकम हो सकता है सर? और एक इनकम है सर, डीम्ड इनकम। क्या इनकम है? डीम्ड इनकम। इसके बारे में मैं आपको पीजीपीपी में भी इसका एक डिस्कशन किया था सर। हर चैप्टर को कनेक्ट करता है, कहीं ना कुछ पॉइंट आपको ईच एंड एवरी हेड में देखने को मिलेगा, बिकॉज जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शंस आएगा वहां वहां चैप्टर हेड एक दूसरे को लिंक करेगा। ठीक है, सो डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59, ये क्या बात करता है सर? ये रेमिशन, रेमिट से आया रेमिशन। ठीक है, रेमिशंस और सीजेशन। रेमिट मतलब ट्रांसफर कर देना, सीज मतलब कंप्लीटली बंद कर देना। ठीक है, रेमिशंस और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी। आपका बिजनेस लायबिलिटी कंप्लीट वे में ट्रांसफर हो रहा है या सीज हो रहा है, और बदले में आपको कुछ नहीं सर, आपका लायबिलिटी को टोटल वे में बंद कर दिया जा रहा है। मतलब आप इतना दिन लायबल थे, बट अब और आप लायबल नहीं हो। मतलब मानो आपका कोई लोन था, जिसको हम लोग इसे बंगाली में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, बड़ा ही, जो लोग बंगाली जानते हो वो समझ पाएगा। मुकूब करना, मुकूब समझते हो? मुकूब कर देवा, मुकूब करना मतलब छोड़ देना। ठीक है, इसको प्योर हिंदी में क्या बात कर सकते हैं? इट्स लाइक कि चलो भाई, मतलब मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि छोड़ दो, नहीं देना है। ठीक है, आपको छोड़ देना, इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब टिपिकल बंगाली में से बोलते हैं मुकूब, लोन मुकूब कर दिए। ठीक है, मुकूब कर दिए मतलब कि वो लोन अभी आपको और देना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। अब जो आपका लायबिलिटी था, अगर वो लायबिलिटी आपको अभी देना नहीं है, मानो सरकार को ही देना था या कोई बैंक से लिया था, बैंक आपको छोड़ रहा है सरकार के कहने पे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस पे उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, बिकॉज आपका लायबिलिटी था, आपने दिया नहीं या छोड़, आपको आपका लायबिलिटी हट गया आपसे। ठीक है, तो डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 59, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी और रिसिप्ट of any amount in respect of loss or expenditure allowed as deduction, in an earlier previous year। मतलब देखो, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने कुछ लॉस किया था, या फिर आपका कुछ खर्चा हुआ था जिसको आपने डिडक्शंस दिखाया। ठीक है, लेकिन वो जो लॉस आपको हुआ था या फिर जो एक्सपेंडिचर आपका हुआ था, ठीक है, वो आपको बेसिकली रेमिट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर आपका ट्रेडिंग लायबिलिटी को सीज किया जा रहा है, आपको लायबिलिटी अभी और नहीं देना है। इट्स लाइक दैट, कि आपका जो लायबिलिटी हुआ था वो लायबिलिटी आपको छोड़ दिया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम लोग डीम्ड इनकम माने। बाकी डिटेल्स चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल लिख लो, बाकी डिटेल्स चर्चा आगे करेंगे कि जब जब ऐसा होगा, इसे हम लोग सेक्शन 59 के तहत डीम्ड इनकम मानेंगे। इसका चर्चा मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने पीजीपीपी में भी ऐसा एक पॉइंट पे डिस्कशंस करके रखा था। अब चलो सर, जितना सारा आपका टोटल हुआ, ठीक है, ये सब आप टोटल करो आउटर कॉलम में। ठीक है, अब टोटल करके आपको जो मिला वो है आपका बेसिकली अदर सोर्स इनकम का, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम से इनकम। अब जो भी आप इनकम करोगे, अब वहां से आपको माइनस करना है। क्या क्या माइनस करने को मिलेगा सर? सिंपल बात है, डिडक्शंस जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए रेडी हो जाओ। लेस, ठीक है,
डिडक्शन अलाउबल, थोड़ा जल्दी लिखो अभी, डिडक्शंस अलाउबल। इसीलिए ना मैं प्रोफार्मा के टाइम पे सोचता हूँ कि मैं ज्यादा समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि समझाने के लिए ऐसे ही मुझे सेक्शंस में जाके समझाना पड़ेगा। तो अभी समझाना चालू कर दे तो फिर प्रोफार्मा लिखने में भी देरी हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है प्रोफार्मा बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी कोई बड़ा चीज है नहीं सर। डिडक्शंस अलाउबल के बारे में 57 बात करता है। इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम, जिसको मैं काम करते रेड में लिखते हैं, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम in respect of units of a mutual fund, units of a म्यूचुअल, जैसे शेयर, मतलब शेयर के केस में शेयर बोला जाता है ना सर, वैसा ही म्यूचुअल फंड का यूनिट कहा जाता है, याद रखें सर। इक्विटी को शेयर कहा जाता है, प्रेफरेंस को शेयर कहा जाता है, म्यूचुअल फंड का शेयर नहीं होता, म्यूचुअल फंड में यूनिट होता है। तो इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम और इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड और income in respect of units from specified company। ठीक है, मतलब सिंपल बात है, अगर आप किसी ऐसे कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है आपको, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ से डिडक्शंस ले सकते हो। ठीक है, ये आपको डिडक्शंस के तौर पे अलाउ करेगा 57 के तहत। ठीक है, साथ में ये भी कहता है कि इंटरेस्ट, लिखिए जरा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर allowable as deduction subject to maximum of 20% of such income included in total income for that year without deduction under these sections, without deductions, without deduction under this section। मतलब ये बेसिकली क्या है सर, अगर आप कोई डिविडेंड इनकम करते हो म्यूचुअल फंड यूनिट की तरफ से, ठीक है, या फिर किसी भी स्पेसिफाइड कंपनी के यूनिट से, मतलब वही सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड का जैसे यूनिट होता है वैसा ही स्पेसिफाइड कंपनी का भी यूनिट से अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच इनकम, मतलब आप जितना इनकम करोगे उसका मैक्सिमम 20% तक आप डिडक्शन दिखा सकते हो, इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर दैट ईयर विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब जो इनकम आपको मिला, पूरा इनकम तो डिडक्शन नहीं होगा, उसका मैक्सिमम 20%। आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लैरिटी मिलेगा आपको इस पॉइंट का। ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन 57 का पॉइंट है साहब। सेक्शन 57 जो बेसिकली हमें डिडक्शन के बारे में बात करता है, ये रहा सर। ठीक है, ये आगे चर्चा करेंगे, काफी सारा पॉइंट है सेक्शन 57 में। इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम, मतलब उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, अगर इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए आपने जो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को आप डिडक्ट कर सकते हो। हाउएवर सच इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ सच इनकम। मतलब आप मानो कि आपने अर्न किया 10,000 एग्जाम्पल के तौर पे, अब 10,000 का 20% कितना होता है, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, और आपने मानो उस पर्टिकुलर डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए आप कुछ इंटरेस्ट भी भर रहे हो। ठीक है, मानो कि इंटरेस्ट का अमाउंट है मैक्सिमम 2,000 होना चाहिए। ठीक है, जितना आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रहेगा टू अर्न सच इनकम, ठीक है, टू अर्न सच डिविडेंड इनकम,
वो इनकम का मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, 20%। मतलब यही बोल रहा है सर, सच इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन नॉट एक्सेड 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये पहला बात तो है कि वो आपको डिडक्शंस में नहीं दिखा पाएंगे। आप कितना डिडक्शंस कर सकते हो, 10,000 का डिविडेंड कमाने के लिए अगर 20% का आपने इंटरेस्ट का खर्चा किया तो मैक्सिमम 2,000 तक। अगर 1,000 है तो और अच्छा, 1,500 भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 20%, उससे ज्यादा का खर्चा माइनस नहीं मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगा सर। ठीक है, फिलहाल क्योंकि मैं आपको प्रोफार्मा बताते बताते चल रहा हूँ, ऐसा भी ना हो कि मैं आपको एकदम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता कि सर प्रोफार्मा पढ़ लिए कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना सर, तो हम लोग एक एक पॉइंट पूरा डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, तो आपको सेक्शंस भी एकदम क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, तो ये डिडक्शंस अंडर सेक्शन डिडक्शंस अंडर 57 मैंने आपको लिखाया। अच्छा, अब थोड़ा और मेहनत कर लो, इतना मेहनत जब कर ही लिए, और क्या चीज आप डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हो। हम लोग करते करते बहुत दूर पहुंच गए सर। पॉइंट बी में लिखो सर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ interest on securities, any reasonable sum paid by way of commission or remuneration to a banker or any other person, any other person। बैंकर मतलब बैंक, ठीक है, किसी बैंकर को दे रहे हो इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशंस टू बैंकर और एनी अदर पर्सन का अमाउंट कुछ है तो उसे भी आप अलाउड कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ है क्या, और दो पॉइंट है, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय as contribution देखिए सर, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, जैसे आपको मैंने पहले भी लिखा है, प्रोविडेंट फंड पे या सुपर एनुएशन फंड पे, सुपर एनुइटी फंड, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब इसमें से अगर कोई अमाउंट रिकवर एम्प्लॉय से होता है तो उसे भी हम लोग डिडक्ट करते हैं। कितना, आप इस पे दिखाओ, ये माइनस नहीं है सर, ये तो जस्ट एक पॉइंट था। अमाउंट और कंट्रीब्यूशन remitted, amount or contributions remitted before the due date under respective acts, under respective acts, in respect of provision। अब जरा लिखे, ये एक्चुअली बीपी का पॉइंट है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 है, पीजीबीपी का पॉइंट के साथ कनेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, उसे भी हम लोग यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। और पॉइंट क्या लिख पाएंगे सर, पॉइंट डी पे जरा लिखें, इनकम फ्रॉम letting out of
मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग, ठीक है, विद और विदाउट बिल्डिंग लिख लो, विद और विदाउट बिल्डिंग। इसमें बस इतना लिखो इसी पॉइंट के नीचे, मतलब अगर ऐसा सिचुएशंस है तो इसके अंदर बस ऐसा डैश देके लिखो करेंट रिपेयर्स टू द मशीनरी, मतलब क्या क्या माइनस कर सकते हो उसी का बात कर रहे हैं। अलाउड खर्चा, करेंट रिपेयर्स टू द मशीनरी, प्लांट फर्नीचर और बिल्डिंग, प्लांट फर्नीचर और बिल्डिंग, वो खर्चा को माइनस के तौर पे दिखा सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कुछ भर रहे हो तो उसे भी दिखा सकते हो बिल्डिंग के तौर पे। ये सब 57 चल रहा है सर। और क्या दिखा सकते हैं, डिप्रिसिएशन या फिर अनअब्सॉर्ब जो अभी भी यूज नहीं किया उसे भी आप यूज कर सकते हो। आगे आगे क्वेश्चंस में बताएंगे सर, ठीक है। बस अभी थोड़ा लिख के रखो बिकॉज ये जरूरी पॉइंट है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, लिख के रखिए, आगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और क्या पॉइंट आ सकता है, ये 57 में ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा 57 में और एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट ई, दैट इज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का पूरा अमाउंट तो आपको माइनस नहीं करने को मिलेगा, 1/3 ऑफ सच इनकम, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 1/3, ठीक है। बेसिकली ये 1/3 ही है, इसको आप लोग 1/3 भी लिख सकते हो, 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 which ever is lower, मतलब ये अमाउंट आप डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हो एज पर सेक्शन 57, ठीक है। और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन, ये भी लिखा था आपको, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, एनहांस्ड कंपेंसेशन रिसीव्ड। इसका भी आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो जानते हो, जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका 50% तक आप डिडक्ट कर सकते हो, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट। ये सब जस्ट नॉलेज के लिए है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बस इसको यूज करना है, प्रोविजन बेस्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है सर। और एक पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर जी, ठीक है। पॉइंट नंबर जी क्या होगा, एनी अदर एक्सपेंडिचर not in the nature of, not in the nature of कैपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं है ऐसा कोई खर्चा, ओनली और एक्सक्लूसिवली, ओनली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, मतलब कोई और इनकम करने के लिए कोई आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का नहीं है बट आप कर रहे हो, ठीक है, ओनली और एक्सक्लूसिवली टू अर्न सच इनकम, टू अर्न सच इनकम, उसे भी आप डिडक्ट कर सकते हो। तो ये सारा डिडक्शंस करने के बाद, ठीक है, 57 का ये डिडक्शन दिखाने के बाद आपको जो इनकम होगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। इस तरह से एक्चुअली आपको आईएफएस का कैलकुलेशंस करना चाहिए। अब सारा अमाउंट एक साथ तो आपको नहीं देगा, ठीक है,
सर एक चीज बस हेडिंग करके रखो, नेक्स्ट क्लास में आपको अभी इंडिविजुअल सेक्शंस पे तो डेप्थ में लेके जाना ही है मुझे, बट एक पॉइंट हिसाब लगा के रखना, हम लोग पढ़ेंगे सर, ये लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी, डिडक्शंस नॉट अलाउबल। मतलब जो आपको लग रहा है कि मैं खर्चा के तौर पे दिखा दूं बट आपको अलाउ नहीं करेगा, जो सेक्शन 58 का पॉइंट है सर बेसिकली, ठीक है। सेक्शन 58 डिडक्शंस नॉट अलाउबल के बारे में बात करता है, बहुत वाइटल सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछ लेता है। और एक स्पेशल पॉइंट में जरूर बात करना है मुझे, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या टैक्स रेट नॉर्मली लगता है, ऐसे तो नॉर्मली स्लैब में ही आता है, बट बेसिकली कैजुअल इनकम के केस में और अनएक्सप्लेन्ड इनकम के केस में कुछ स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा के फिर मैं आपको डीप डाइव कराऊंगा इस स्पेशल सेक्शंस पे, मतलब जो इंडिविजुअल सेक्शन वाइज बात करना है। और मजा का बात है सर, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है सर। इतना ही है आज, लिख लिए कि नहीं लिखे, कंप्लीटली लिखा ना, ठीक है सर। इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अदर सोर्स का बाकी पॉइंट में बातचीत करेंगे, ठीक है। ओके सर, फिर बाय। बाय सर। ओके सर, टाटा, ऐसा बाय सर।